हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन विजय एकेडमी। बेसिकली ये इंग्लिश ग्रामर का दूसरा सेक्शन होने वाला है। फर्स्ट मैंने वीडियो अपलोड कर दिया इस वाले यूट्यूब चैनल पर, आर्टिकल वो टॉपिक था। दूसरा जो चैप्टर होगा अपने इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में, विच इज़ नाउन, हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं नाउन। ठीक है, तो एक बार पहले नाउन की डेफिनेशन सुन लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, तो द गुड न्यूज़ इज़ कि हम सभी को नाउन की डेफिनेशन पता है। डेफिनेशन ऑफ द नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग इज अ नाउन, है ना। बट द बैड न्यूज़ इज वो हमारे एग्जाम में नाउन की डेफिनेशन नहीं पूछते। गॉट इट? वो हमारे एग्जाम में नाउन के जो क्रिटिकल रूल्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर पर बेस्ड, वो पूछेंगे। तो मैं इस वाले सेक्शन में आपको टू द पॉइंट नाउन के इंग्लिश ग्रामर के रूल्स बताऊंगा। आगे बात समझ में, और सिर्फ बताऊंगा नहीं, उससे मैं क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। तो ये इस वीडियो का बेस्ट पार्ट होता है। मतलब मैं सिर्फ रूल नहीं बताता, मैं क्वेश्चंस भी लेता हूं इस सेशन के एंड में, ताकि आपको उसे अप्लाई कैसे करना है ये भी सिखाया जा सके। तो मेरे साथ इस वाले सेशन के एंड तक बने रहना। इस वाले सेशन के एंड होते तक व्हाट इज एक्चुअली नाउन, बहुत ही बेसिक से एकदम ग्राउंड जीरो से डिलीवर करूंगा मैं। पूरा हाई लेवल तक टच करेंगे अपन। आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन में मैं फर्स्ट टर्म यूज कर रहा हूं। सबसे पहला जो मैं टर्म लेने वाला हूं विच इज काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, देयर आर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के दो ही टाइप हमें बताए गए हैं। फर्स्ट इज काउंटेबल, ओके, गणनीय जिसको बोलते हैं। सेकंड इज अनकाउंटेबल, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। जिसको आप गिन पाओ काउंटेबल है, जिसको आप नहीं गिन पाओ अनकाउंटेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाइल्डहुड को, अपने बचपन को नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बिल्डिंग्स को, बेंच को, चेयर को गिन सकते हो, काउंटेबल है। समझ में आ गया काउंटेबल और अनकाउंटेबल में फर्क? तो काउंटेबल नाउन को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तीनों कैटेगरी आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ भाई, है ना। मेरे साथ बने रहना, धीरे धीरे सीखने की कोशिश करना। पहली कैटेगरी है उसकी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जब मैं किसी बात को ना इन जनरल कहता हूं, इन जनरल, जैसे मैंने वर्ड यूज किया भाई कंट्री, है ना। मैंने कहा कंट्री। अब इस वर्ल्ड में तो बहुत सारी कंट्रीज है ना, मैं कौन सी कंट्री की बात करूं ये मैंने डिफाइन किया क्या? तो जब मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, आई सेड कंट्री, कंट्री बहुत सारी है लेकिन कौन सी आई डोंट नो, तो इसीलिए वो आएगा कॉमन नाउन में। जैसे मैंने कहा मेन, अब मेन तो बहुत है लेकिन कौन सा मेन मैंने डिफाइन नहीं किया, तो इसीलिए वो आएगा कॉमन नाउन में। तो जब मैं इन जनरल बात करता हूं तो वो सारे टर्म कॉमन नाउन में काउंट होते हैं। ये जो मैं आपसे थ्योरी अभी शेयर कर रहा हूं बच्चे लोग, ये मैं भी आगे क्वेश्चन अप्लाई करने वाला हूं। तो क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूंगा तो उसमें सब मैं यूज करूंगा, तो आपको थोड़ा ख्याल करना है, मेरे साथ बने रहना है भाई। ठीक है, सेकेंड जो नाउन होगा विच इज प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होता है? जब मैं चीजों को स्पेसिफिक कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्री। अब कंट्री बहुत सारी है, मुझे नहीं पता कौन सी कंट्री की बात चल रही है, तो कॉमन नाउन। लेकिन जब मैंने कह दिया इंडिया, अब कंट्री बहुत सारी होगी लेकिन मुझे कौन सी होना, मुझे इंडिया होना। तो जब मैंने स्पेसिफिक कर दिया बहुत सारी कंट्रियों में इंडिया को, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया बन गया प्रॉपर नाउन। तो जब आप स्पेसिफिक कर देते हो, अब जैसे मेन, मेन तो बहुत है ना, है ना, पॉइंटर समझो, मेन तो बहुत है लेकिन मैंने लिख दिया भाई विनोद। अब ये कौन है बस ये मत पूछना, लेकिन मैंने स्पेसिफिक कर दिया। आगे बार पकड़ में, तो ये बन गया प्रॉपर नाउन। थर्ड टाइप है इसका, दिस इज थर्ड टाइप। थर्ड टाइप है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है भाई? कलेक्टिव नाउन होता है जब चीजों का कलेक्शन आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन में आपको मिल गया भाई क्लास। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ या फिर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एग्री। जैसे मिल गया भाई आपको आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, गॉट इट। तो ये सब कुछ अपन कलेक्टिव नाउन में काउंट करते हैं। अब मैं डिफाइन करने वाला हूं अनकाउंटेबल नाउन को। अनकाउंटेबल नाउन बेसिकली दो ही टाइप के होते हैं। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। एक है विच इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है सर? ऐसा कोई भी नाउन जिसको आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन आप फील कर सकते हैं। क्या आप फील करते हैं भाई? एंगर। आप
अपने फादर का जो गुस्सा है वो छू नहीं पाओगे, लेकिन आप महसूस ज़रूर करोगे। जब भी आप घर में लेट पहुंचोगे ना, तो आप उसे महसूस करोगे कि मेरे फादर कहीं ना कहीं मुझसे नाराज़ हो रहे हैं, है ना। जब भी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैसेज किया लेकिन रिप्लाई नहीं आया, तो अंदर से जो हम लोग फील कर रहे होते हैं ना, विच इज़ द एंगर। वॉट इट, कोई बात नहीं, रिप्लाई कभी कभी नहीं भी आते, इट्स फाइन। मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा था, ये इन जनरल एक मैंने बात बताई, बस चलो जाने दो उसे, आगे बढ़ते हैं। एंगर के बाद हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल भाई चाइल्डहुड, है ना, चाइल्डहुड बचपन, हम बचपन को महसूस करते हैं, है ना, याद आते हैं ना वो स्कूल वाले डेज, वैसे वाली बातें। और जो सेकंड टाइप है इसका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद जो सेकंड टाइप है, थोड़ा सा स्पेस कम है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में आप कुछ भी सोच सकते हैं। मटेरियल नाउन का एग्जांपल लिख देता हूँ भाई, गोल्ड, है ना, सिल्वर, आयरन, ये सब कुछ जो है मटेरियल नाउन का एग्जांपल है। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या डिफाइन किया भाई, यहाँ पर मैंने आपके लिए डिफाइन किया है काइंड्स ऑफ नाउन। इत्मीनान से देख लीजिए, मेरा ख्याल है स्क्रीन में पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले मैंने आपके लिए डिफाइन किया हुआ है विच इज़ द कॉमन नाउन, है ना। फिर आपके लिए डिफाइन किया मैंने प्रॉपर नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, फिर उसके बाद अनकाउंटेबल जब हम लोग आए तो फिर था एब्स्ट्रैक्ट नाउन और था मटेरियल नाउन। यही नाउन के टाइप्स हैं और इन्हीं पर आपको डिटेल में मेरे साथ पढ़ाई करनी है। आगे बात समझ में, यहाँ तक क्लियर है अपन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है मैं डायरेक्ट आपको जो नाउन है उसके कुछ फॉर्म्स आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ। तो हम लोग जो हैं अभी अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, जो हमारी कॉपी में हेडिंग होगी वो होगी नाउन एंड नंबर। ये आपकी कॉपी में हेडिंग होने वाली है, ठीक है। आपको ये हेडिंग अभी डालनी है अपनी कॉपी में। ज़रा समझो ज़रा बात को। नाउन हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन नाउन के ना कुछ कैटेगरीज हैं पढ़ाई करने के लिए। कुछ भी मन आया पढ़ लिया ऐसा नहीं होता है, कुछ कैटेगरीज है जो हमको पढ़ाई करनी है। तो आपको पहली कैटेगरी लिखना है नाउन एंड नंबर, ठीक है। नाउन एंड नंबर क्या डिफाइन करता है? नाउन एंड नंबर डिफाइन करता है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन को। पॉइंट आ गया समझ में? आप जब स्कूल टाइम में होते होगे तो आप खेलते होगे, भाई बॉय का बॉयज़ होगा, बेंच का बेंचेस होगा, चेयर का चेयर्स होगा, है ना। तो मैं वो बेसिक लेवल इस वाले वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। आगे बात पकड़ में, वो बेसिक लेवल के लिए आपको क्या करना, अगर किसी बच्चे को कष्ट होता हो तो आप क्या करेंगे, गूगल पे आप टाइप कर दो भाई प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन, गॉट इट। या फिर अपने स्कूल की जो इंग्लिश ग्रामर की जो किताब है, जैसे रेनन मार्टिन इज अ ब्यूटीफुल बुक, वो उठा लो और उसके ना प्लूरल फॉर्म याद कर लो। जिन बच्चों को याद नहीं है उनके लिए मैं कह रहा हूँ, बॉय का बॉयज़ होगा, चेयर का चेयर्स होगा, वो अगर जिन बच्चों को याद नहीं है आप गूगल की हेल्प ले लो, या फिर आप रेनन मार्टिन की बुक ले लो, या फिर अपने स्कूल में आपने जिस भी इंग्लिश ग्रामर बुक से पढ़ा होगा वो बुक ले लो और उसमें एक बार देख लो, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो मैं वो बेसिक फॉर्म इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। मुझे लिमिटेड टाइम में हाई लेवल कंटेंट आपसे डिस्कस करना है, तो मैं बेसिक लेवल स्किप कर रहा हूँ, वो मैं आपके इंटेलिजेंस के लिए छोड़ रहा हूँ। आ गए, लेकिन मैं कुछ फॉर्म्स जरूर बता देता हूँ ताकि आपको एक बार आइडिया लग जाए कि देखो किस तरीके से काम चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ, जैसे फर्स्ट है, यहाँ पर फर्स्ट है भाई सन इन लॉ, एग्री। तो सन इन लॉ का जो प्लूरल होता है ना वो होता है सन्स इन लॉ। इसमें गलती हो जाती है। गलती क्या होती है कि लोग क्या करते हैं, लोग ने ये लॉ में एस लगा देते हैं, नहीं सन्स में एस लगेगा। पॉइंट आ गया समझ में? जैसे फादर इन लॉ तो फादर्स इन लॉ, मदर इन लॉ तो मदर्स इन लॉ। समझ में आ गया कि इसका प्लूरल कैसे बनता है? मेन सर्वेंट, अब ये वाली बात सही है कि मेन का जो प्लूरल है वो MEN होता है, आगे बात पकड़ में, और सर्वेंट का जो प्लूरल है वो सर्वेंट्स होता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें मेन का भी प्लूरल हो रहा है, MEN का MEN बन रहा है, और सर्वेंट का भी सर्वेंट्स बन रहा है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंने अच्छे इसमें एग्जाम्पल लिए हो तो आपको सुनना चाहिए उसे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे मेन सर्वेंट होगा तो इसका MEN सर्वेंट्स बनेगा। आइडिया क्लियर? जैसे स्पून फुल है, चम्मच भर इसको हिंदी में बोलते हैं, तो इसका बनता है स्पून्स फुल्स। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो यूजुअली पेपर में अक्सर आते हैं, ठीक है। तो आपको ये तो कम से कम पता ही होने चाहिए, इसलिए मैंने इसको वीडियो में कवर कर लिया। सारे एकदम नहीं कवर कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही कवर कर रहा हूँ, बाकी मैं आपके इंटेलिजेंस पर छोड़ रहा हूँ। ये है फॉरगेट मी नॉट, तो ये बन गया फॉरगेट मी नॉट्स। ये एक्चुअली एक फूल है, ब्लू कलर का फूल होता है, वैसे गूगल में देखना इसकी इमेज, आपको आइडिया लग जाएगा। दिस इज अ फ्लावर, फॉरगेट मी नॉट, फॉरगेट मी नॉट्स। पता चला कि इसका प्लूरल कैसे बना? फोकस कर रहे हैं यहाँ पर, पता चला आपको? चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में देखते हैं जरा। एजेंडम, एजेंडा बहुत इंपॉर्टेंट आता है पेपर में।
तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा फिनोमिनन, फिनोमिना, है ना। एजेंडम मतलब होता है अपना उद्देश्य क्या है मीटिंग का, उस तरीके से। फिनोमिनन का मतलब होता है कि भाई एक घटना के सेंस में अपन उसको लेते हैं, है ना। दिस इज क्राइसिस, क्राइसिस। देखो कहीं कहीं पर क्या होता है, आई का ई बन जाता है, देखो जरा आई का ई बन गया, क्राइसिस, क्राइसिस। आइडिया लगा बच्चों को, ठीक है ना। क्राइसिस संकट के सेंस में अपन यूज करते हैं। समन्स, समन्सिस, आइडिया क्लियर हुआ। समन्स का मतलब होता है जब कोर्ट जब आदेश जारी करता है ना, कोर्ट कहता है कि भाई कल आपकी पेशी है, आपको इस टाइम पर आना, आपके घर पे एक चिट्ठी आती है। तो जो चिट्ठी आती है ना आपके घर पे, जो बुलावा आता है ना आपको कोर्ट से, उससे अपन कहते हैं समन्स, एग्री। और उसका प्लूरल होता है समन्सिस, तो ये आपको ख्याल रखना है इस वाली चीज को। इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट, अब मैंने इसको चेंज नहीं किया। इलेक्टोरेट मतलब होता है वोटर्स। तो बात को समझो, जब आप स्कूल टाइम पे होगे ना तो आपने कई दफा ये देखा होगा कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म चेंज नहीं होता है। मैं को याद दिलाता हूँ, फिश का फिश ही रहता है, डियर का डियर ही रहता है, शिप का शिप ही रहता है। तो ये वो टर्म है जो प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं होते। फिश का फिश, शिप का शीप, या फिर डियर का डियर, है ना, ये चेंज नहीं होते। वैसे ही इलेक्टोरेट भी वो टर्म है जिसका प्लूरल फॉर्म चेंज नहीं होता है। ये वाली बात पता चल गई आपको? कंफर्टेबल है अपन इसमें बच्चे लोग? ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको ना कुछ सिंगुलर और प्लूरल नाउन बताए, लेकिन होते बहुत सारे, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ही कवर किए। आप बच्चों को गूगल की हेल्प लेनी है, और जिन बच्चों को भी कष्ट होता हो सिंगुलर प्लूरल में, एक बार उसमें जाके याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो मैं स्पॉट डायरा डिस्कस करूंगा उसमें वही नॉलेज यूज होगी। पॉइंट आ गया समझ में? ठीक है बच्चों लोग, यहाँ तक अपन चलिए। सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म आपसे डिस्कस कर लेने के बाद, होते बहुत है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ही डिस्कस किए। मैं चलने वाला हूँ क्वेश्चन आंसर वाले सेशन पर, लेकिन क्वेश्चन आंसर वाले सेशन आपसे डिस्कस करने के पहले मैं आपसे कुछ थ्योरी शेयर करना चाहता हूँ। एक बार हम लोग इस वाली थ्योरी को सुन लेते हैं, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, थ्योरी का नाम है SVA। आपको अभी अपनी कॉपी में हेडिंग डालनी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। SVA का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आगे बात समझ में? आपको अपनी कॉपी में हेडिंग डालनी है SVA सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक बार जरा इस एग्रीमेंट के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है, इतना जरा समझना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट, गॉट इट, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा। गेट इट? सिमिलरली अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। ये है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट समझ में आ रहा है बच्चों को? क्या एग्रीमेंट साइन किया है दोनों ने? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल। जरा बात को समझना, यहाँ पर ना मिस्टेक हो जाती है बच्चों से। कहाँ मिस्टेक होती है मैं ये बताने वाला हूँ, लेकिन आप पहले इस वाली बात को समझिए कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ है? सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। आपको हमेशा इस वाली बात को दिमाग में रखना है। आप इसे नोट करेंगे, और कुछ एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जरा इत्मीनान से समझ लेते हैं। जैसे देखो भाई, जरा बात को समझना। जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल कैट, रन या फिर रन्स। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया बच्चों के लिए। तो कैट रन होना चाहिए या फिर कैट रन्स होना चाहिए? गॉट इट? ये क्वेश्चन है आपके लिए। आप इसमें रन टिक करेंगे या फिर रन्स टिक करेंगे, आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? आप अभी वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में पहले आंसर डाल दीजिए। आप जब मेरे साथ ना एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे तब आपको मजा आएगा पढ़ाई में। पॉइंट आ रहा है समझ में? अब जरा इस वाली बात को सुनते हैं। आई होप कि आपने आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दिया होगा। अब जरा इस वाली बात को सुनते हैं। देखो भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है दिस इज माई सब्जेक्ट एंड दिस बोथ आर माई वर्ब, जिसमें से मैं कोई एक चुनना चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो मेरा जो सब्जेक्ट है कैट, वो सिंगुलर है। एग्री? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी क्या होना चाहिए बच्चे लोग? सिंगुलर होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो योर वर्ब शुड ऑल्सो बी सिंगुलर। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्योंकि कैट सिंगुलर है तो यहां पर मुझे वर्ब सिंगुलर चुनना होगा। तो सिंगुलर क्या होगा? रन होगा या रन्स होगा? आपको क्या लगता है, रन होगा या रन्स होगा? तो जरा बात को समझना, यहीं पर तो कैच है एक। देखो भाई, नाउन वाले केस में क्या होता है? नाउन वाले केस में क्या होता है? नाउन वाले केस में अगर मैं बात करूं सिंगुलर की एंड प्लूरल की, तो हाँ कैट सिंगुलर है और कैट्स प्लूरल है। हाँ बॉय सिंगुलर है,
बॉयज प्लूरल है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, नाउन वाले केस में ऐसा होता है कि जब आप एस या ईएस लगाओ, बात को समझना, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं, जब आप एस या ईएस लगाओ, जब आप एस या ईएस लगाओ तो जो नाउन है वो प्लूरल बन जाता है। ठीक है, ये वाली बात हमने स्कूल टाइम में सीखी है। लेकिन समझना क्या डिलीवर कर रहे हैं, वर्ब के केस में ऐसा नहीं होता भाई। वर्ब के केस में आपको इस वाली बात को समझना होगा, सिंगुलर और प्लूरल कैसे कन्वे होता है, जरा बात को समझना। जैसे जो वर्ब है विच इज रन, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया रन, तो वर्ब के केस में, नाउन के केस में एस या ईएस लगाने से वो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब के केस में जैसे ही आपने एस या ईएस लगाया तो वो सिंगुलर बन जाएगा। ये था कैच, पॉइंट आगे समझ में। तो वर्ब के केस में एस या ईएस लगाने से वर्ब सिंगुलर बन जाता है। ये उल्टा हुआ इसमें एकदम। कैट का कैट्स एस लगाया प्लूरल बना, बॉय का बॉयज एस लगाया प्लूरल बना, लेकिन रन का रन्स एस लगाया सिंगुलर बन गया। सीखो जरा इस वाली बात को तुम, आगे बात समझ में वाली हुई। तो मैंने क्या कन्वे किया, हाँ ठीक है कि नाउन के केस में आप एस लगाओ तो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब के केस में एस लगाने से वो प्लूरल नहीं, क्या बनता है भाई, सिंगुलर बनता है। एक्सेप्ट, कंफर्टेबल है अपन। तो जरा आप यहां पर गौर करो, यहां पर ये जो रन लिखा हुआ है ये प्लूरल है, और जैसे ही मैं एस लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर। तो वर्ब के केस में एस लगाने से क्या बनता है, सिंगुलर। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए मेरा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। तो मैं कैट रन्स सही होगा, गॉट इट, रन नहीं होगा, रन्स होगा। वैसे ही एक बार और सीख लेते हैं, अगर मैं लिख दूं भाई कैट्स, तब क्या चूज करेंगे, जरा आप खुद सोच के बताओ तुम। कैट्स के साथ में क्या यूज करो भाई, कैट्स मेरा सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, और रन होता है प्लूरल, और रन्स होता है सिंगुलर। तो क्योंकि मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, बिकॉज माय सब्जेक्ट इज प्लूरल, इसलिए मैं वर्ब भी कैसा लूंगा, प्लूरल। सीखना आगे समझ में। तो हमने क्या सीखा भाई, कैट के साथ में हमने ये सीखा कि कैट के साथ में रन्स होता है और कैट्स के साथ में रन होता है। ये है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको बात समझ में आनी चाहिए। ये अभी आगे क्वेश्चंस में यूज होने वाला है भाई। आपको समझ में आना चाहिए कि नाउन में एस लगाने से प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में एस लगाने से क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। आइडिया एक्सेप्टेड, ये वाली बात एकदम समझ में आ गई आपको, क्लियर है अपन इस वाली बात को लेकर। तो अब मैं आगे चल रहा हूं आप बच्चों के लिए। अब मैं इस वाले कंसेप्ट को यूज करूंगा जो मैंने आपको भी कंसेप्ट दिया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इसके लिए मैं आपको, अगर आप कमेंट सेक्शन में चाहें तो मेंशन कीजिएगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर पूरी क्लास चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा। मैं आपको एक वीडियो पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर बनाकर दे दूंगा। आगे बात पकड़ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन पार्ट, जो कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमेशा से। देखो ये जो सेशन है ना, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें सिर्फ आपको ग्रामर का कंसेप्ट नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ कंसेप्ट नहीं दे रहा हूँ। कंसेप्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा इस वाले सेशन में, आपको साथ में मिलेंगे उसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि एग्जाम में कंसेप्ट तो नहीं पूछता ना, वो पूछता है कि भाई क्वेश्चन होगा उसका आंसर बता दो बस। तो उसको अप्लाई करना सीखना आना चाहिए भाई आपको, ठीक है। वो कैसे अप्लाई होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है एक बार आपके लिए पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद वन ऑफ द टू वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। बोल रहा है कि जो टू वर्ब्स लिखे गए, दिस आर द वर्ब्स ब्रैकेट्स में, है ना, आपको इन ब्लैंक्स में, दिस आर द ब्लैंक्स, आपको इन ब्लैंक्स में उसे फिल करके बताना है। क्वेश्चन आ गया समझ में। ब्रैकेट से जो भी वर्ब है वो आपको यूज करना और ये ब्लैंक्स को फिल करना है। आइडिया क्लियर? चलो शुरू करते हैं। नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा हुआ है पेशेंस रखना, सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप बच्चे लोग अपनी एनर्जी मेंटेन रखें। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊं आपके लिए मैं आने वाले एग्जाम में, क्योंकि अब एग्जाम सीजन आ गया भाई, अब एक आध महीने में सारे बच्चों के एग्जाम हो जाएंगे। तो फटाफट आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिल जाए। तो सुनते जाते हैं। तो क्या कह रहा है वो, द क्राउड डैश वेटिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर, है ना। क्राउड माने होता है भीड़, भीड़ एक कलेक्टिव नाउन है, मानते हो इस वाली बात को। तो कलेक्टिव नाउन ना, इस वाली बात को समझना, कलेक्टिव नाउन की थ्योरी दे रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन के साथ थ्योरी देने में क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि थ्योरी अप्लाई कैसे होती है। जरा सीखना इस वाली बात को। कलेक्टिव नाउन जरूरत पर सिंगुलर भी होता है, जरूरत पर प्लूरल भी होता है। वो सेंटेंस की टोन पर डिपेंड कर रहा होता है। तो आपको ना इंग्लिश का जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो समझना आना चाहिए। विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सेंटेंस यू कैन नॉट एलेबोरेट कि भाई वहां पर मेरे को वॉज लगाना है कि वर लगाना है। तो आपको ना वो अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए। तो आपको समझना है उससे। तो समझो जरा मैं क्या कन्वे कर रहा हूं। क्राउड एक काउंटेबल नाउन है और वो समय पर सिंगुलर होता है, समय पर प्लूरल होता है। तो आपको सेंटेंस देखकर समझना है कि वो क्राउड किस सेंस में यूज कर रहा है, वो सिंगुलर सेंस में यूज कर रहा है कि वो प्लूरल सेंस में यूज कर रहा है। बात आ रही है समझ में? तो दरअसल सुनते हैं।
लिखा हुआ है सेंटेंस में वेटिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर। वेटिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर मतलब जो भीड़ है वो चीफ मिनिस्टर का इंतजार कर रही है। अब ये वाली बात मानते हो, भीड़ में जितने भी लोग हैं वहां पर इसीलिए खड़े हैं कि चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं। एक्सेप्टेड, इसीलिए तो खड़े हैं ना, मतलब सभी के सभी का परस्पर एक ही है कि भाई हमको चीफ मिनिस्टर से मिलना है, चीफ मिनिस्टर को देखना है। आ गई बात पकड़ में। तो मैंने क्या कन्वे किया, मैंने कन्वे किया कि सारे के सारे जो लोग हैं वो एक ही पर्पस के लिए खड़े हैं। एक ही पर्पस के लिए खड़े मतलब एक यूनिट की तरह खड़े, एक यूनिट की तरह खड़े मतलब कि उसका फॉर्म कैसा है, सिंगुलर है। आगे बात पकड़ में। तो ये जो बच्चे क्राउड यहां पर यूज हुआ है ना, एक कलेक्टिव नाउन है लेकिन इसका फॉर्म कैसा है, सिंगुलर है। तो मैंने पहचान लिया कि जो मेरा सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो सिंगुलर है। बिकॉज माय सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इसीलिए मुझे वर्ब भी लेना होगा सिंगुलर। अभी मैंने बताया था सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ है, एग्री। तो ये जो वॉज है ना बच्चे लोग, ये सिंगुलर होता है और जो वर है ना ये प्लूरल होता है। वॉज का मतलब होता है था, वर का मतलब होता है थे। बिकॉज माय सब्जेक्ट इज सिंगुलर so that my verb should also be singular, तो यहां पर मैं टिक करके आऊंगा was। was is my correct answer। पॉइंट आ गया समझ में, कंफर्टेबल है अपन इस पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, देयर डैश फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन। जेंट्री का मतलब क्या होता है, जरा इस वाली बात को समझ लेना। जेंट्री का मतलब होता है सज्जन लोग, है ना, द पीपल हु आर गुड पोजिशन इन आवर सोसाइटी, गॉट इट। तो सज्जन लोग, मैं बात कर रहा हूं पीपल की, इसमें अच्छे लोगों, गुड पीपल की बात चल रही है, ठीक है ना, सज्जन लोग। तो सज्जन लोग, तो ये कैसा सेंस है भाई, ये प्लूरल सेंस है कि नहीं है। तो जेंट्री होता है प्लूरल फॉर्म में। पॉइंट आ गया समझ में। तो क्योंकि वो प्लूरल है तो इसलिए इज का मतलब होता है और आर का मतलब होता है, वो बिंदी लगाकर आता है। तो ये इज जो है सिंगुलर है और आर जो है प्लूरल है। तो जो मेरा सब्जेक्ट है, माय सब्जेक्ट इज जेंट्री विच इज प्लूरल, तो यहां पर लगना चाहिए आर विच ऑल्सो भी प्लूरल। पॉइंट आ गया समझ में बच्चों को, समझ में आ रहा है कि किस तरीके से अपने को काम करना होता है। बस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट आप समझ के रखिए, आपको मजा आ जाएगा इस वाले कंटेंट में। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स डैश ऑलवेज सीन इन द मॉर्निंग। तो बोल रहा है कि भाई पक्षियों का जो झुंड है ना वो हमेशा सुबह सुबह दिखाई देता है, ठीक है भाई। अब बात को समझो, यहां पर जो पक्षी है ना, बर्ड्स, ये अपने प्लूरल फॉर्म में है, सच बात है। मैंने अभी बताया था जो इज है वो सिंगुलर है और आर जो है प्लूरल है। तो बर्ड्स प्लूरल है तो यहां पर आर क्योंकि प्लूरल था लगा दोगे तो वो गलत हो जाएगा। अब बात को समझो कि यहां पर आर रॉन्ग क्यों है, बात को जरा से समझना। क्योंकि भाई बर्ड्स तो प्लूरल था और आर प्लूरल था तो हमको तो आर लगाना चाहिए था हिसाब से, लेकिन अगर आर लगा दिया तो गलत हो जाएगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहां पर मेरा सब्जेक्ट बर्ड्स नहीं है, दिस इज नॉट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई, सब्जेक्ट है मेरा उनका झुंड। मैं बर्ड्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके झुंड के बारे में बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं पक्षियों का झुंड। पॉइंट आ रहा है समझ में, सुबह सुबह दिखाई देता है। तो सब्जेक्ट इज नॉट बर्ड्स, सब्जेक्ट इज झुंड। झुंड जो है सिंगुलर है, तो क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब लगेगा विच इज। तो इसका राइट आंसर होने वाला है इज। आपको ना सेंटेंस का सब्जेक्ट पहले तो पहचान में आना चाहिए। सर मुझे कैसे आएगा पहचान में, उसका सीधा एक ही तरीका है, सेंटेंस को समझो। जब तक आप इंग्लिश को समझने की कोशिश नहीं करोगे ना बच्चे लोग, तब तक इंग्लिश आपको आएगी नहीं। गॉट इट। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट। तो इसे लैंग्वेज की तरह काम करो, इसे लैंग्वेज की तरह ट्रीट करो, सब्जेक्ट की तरह नहीं। गॉट इट। चलिए मैं क्वेश्चन 4 में चल रहा हूं। द फैमिली डैश लेफ्ट द हाउस। जो फैमिली है उसने घर छोड़ दिया। अब बात को समझो, ये जो फैमिली है मानते हो दिस इज ऑल्सो अगेन अ कलेक्टिव नाउन, एग्री। तो फैमिली जिसमें कि परिवार के सदस्य होते हैं, दिस इज अ कलेक्टिव नाउन। अब समझो किस सेंस में यूज हो रहा है। वो कह रहे हैं कि परिवार ने घर छोड़ दिया। परिवार ने घर छोड़ा तो परिवार के जो सभी सदस्य होंगे, सभी मेंबर होंगे, वो सब एक साथ घर छोड़ के जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई तुम दोनों रह जाओ अपन दोनों चल देते हैं। वो बोल रहे परिवार ने घर छोड़ दिया मतलब पूरे पूरे फैमिली मेंबर घर छोड़ के जा चुके हैं। तो फैमिली यहां पर कलेक्टिव नाउन है जो कि एक यूनिट की तरह यूज हो रहा है। एक यूनिट की तरह यूज हो रहा है मतलब कि कैसे यूज हो रहा है भाई, सिंगुलर यूज हो रहा है। अब हैज होता है सिंगुलर और हैव होता है प्लूरल। पॉइंट आ गया समझ में। तो क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर विच इज फैमिली, इसलिए मैं अपना वर्ब यूज करूंगा सिंगुलर विच इज हैज। तो इसका राइट आंसर होने वाला है हैज। आइडिया लग रहा है बच्चों को किस तरीके से डील करना होता है। आगे चलिए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली डैश लेफ्ट। अब बात को समझो, यहां पर फैमिली कलेक्टिव नाउन है, ये वाली बात एकदम सही है, फैमिली इज अ कलेक्टिव नाउन। लेकिन बात को समझना जरा, और फैमिली कलेक्टिव नाउन है, ट्रू। लेकिन यहां पर जो मेरा सब्जेक्ट है ना वो फैमिली नहीं है। अब यहां पर मेरा सब्जेक्ट क्या है भाई, मेंबर्स है।
क्यों सर? क्योंकि वो ये नहीं कह रहा है कि परिवार घर छोड़कर गया, वो कह रहा है कि परिवार के सभी सदस्य घर छोड़ के चले गए। तो बात परिवार की नहीं है, परिवार के सदस्यों की है। आपको ये बात समझ में आ रही है कि डिस्कशन किस पर चल रहा है? जिस पर डिस्कशन चल रहा होगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। और देखो तुम ख्याल से, मेंबर्स कैसा है भाई? मेंबर्स जो है प्लूरल है, तो मेरा सब्जेक्ट कैसा हो गया? प्लूरल। अभी बताया था हैव सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है। तो क्योंकि हैव प्लूरल है तो यहां पर क्या पुट हो जाएगा? हैव। हैव विल बी माय फाइनल आंसर। क्यों सर? सब्जेक्ट प्लूरल था, वर्ब भी प्लूरल रहेगा, यही सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ है। गॉट इट? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, देयर डैश अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हियर। अब बात समझिए जरा, बात स्टूडेंट्स की हो रही है क्या? नहीं ना भाई, बात हो रही है क्लास की। बोल रही है, क्या बोल रहा हो? देयर डैश अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हियर। बोल रहा है कि भाई यहां पर कुछ बच्चों की क्लास हो रही है, या फिर यहां पर कुछ बच्चों की क्लास है। तो डिस्कशन किसका है? क्लास का है। तो मेरा सब्जेक्ट है क्लास। भले ही कलेक्टिव नाउन है लेकिन वो सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहा है, सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहा है, इसलिए क्या लगाऊंगा मैं इसमें? इज। ठीक है, देयर इज अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हियर। डिस्कशन स्टूडेंट्स नहीं था, डिस्कशन उनकी क्लास थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द पीपल इन द क्राउड डैश पुशिंग वन अनदर। अब बात को इधर से समझना, ये जो क्राउड है ये कलेक्टिव नाउन है। एग्री? मैंने बताया था कलेक्टिव कभी सिंगुलर होता है कभी प्लूरल होता है, अपने टोन पर डिपेंड करता है सेंटेंस के। अब बात को समझो, बात भीड़ की चल रही है कि भीड़ के लोगों की चल रही है? बात को समझो भाई, वो कह रहा है कि भीड़ के जो लोग हैं धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो भाई भीड़ के लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, डिस्कशन अपना लोग पर हो गया ना। तो जो मेरा सब्जेक्ट है बच्चे लोग, माय सब्जेक्ट इज पीपल। और जो पीपल होता है पर्सन सिंगुलर होता है, पीपल प्लूरल होता है। एग्री? पर्सन इज सिंगुलर, पीपल इज प्लूरल। तो मेरा जो डिस्कशन है, मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। माय सब्जेक्ट इज प्लूरल। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया इसलिए मेरा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। मैंने बताया था वॉज सिंगुलर होता है और वर प्लूरल होता है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा वर। पॉइंट आ गया समझ में? नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 8, द कमिटी डैश डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। तो जो कमिटी है अगेन कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो बोल रहा है जो कमिटी है वो अपने ओपिनियन में बट गई है। आ गई बात समझ में? देखो भाई, ये जो इट्स है ना, इट्स, ये जो IT होता है इट, ये सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज होता है और इसका प्लूरल फॉर्म होता है देयर। हो सकता है आपने कभी सुना हो THEIR। एग्री? तो अगर यहाँ पर देयर्स होता ना तो इसका मतलब ये प्लूरल फॉर्म में होता। ये जो प्रोनाउन यूज हो रहा है इट्स, वो दरअसल अपने नाउन के लिए यूज होगा। एग्री? प्रोनाउन की डेफिनेशन यही होती है ना कि नाउन के प्लेस पर आता है। तो जो प्रोनाउन है वो अपने नाउन के लिए यूज हो रहा है। मेरा जो नाउन है विच इज कमिटी, वो सिंगुलर प्रोनाउन ले रहा है। क्योंकि वो सिंगुलर प्रोनाउन ले रहा है इसका मतलब इसकी भी टोन कैसी होती होगी? सिंगुलर होती होगी। भाई जब नाउन ही सिंगुलर तभी तो उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन आएगा ना। पॉइंट आ रहा है समझ में? वरना प्लूरल देयर आ सकता था, क्योंकि उसने प्रोनाउन विच इज इट्स सिंगुलर यूज किया है, इसीलिए मेरा सब्जेक्ट भी पक्का कैसा होता होगा? सिंगुलर होता होगा। समझ में आ रहा है? मैं पहचानना सिखा रहा हूं आपको कि कैसे कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है प्लूरल है, हमको सेंटेंस देखकर समझ में आता है। वो सेंटेंस की टोन पर हमेशा डिपेंड करेगा। एग्री? तो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कमिटी सिंगुलर है, क्योंकि उसके लिए प्रोनाउन इट्स सिंगुलर था। एग्री? तो इसीलिए मेरे को जो वर्ब लेना है वो भी सिंगुलर लेना है। इज होता है सिंगुलर, आर होता है प्लूरल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इज। एक्सेप्टेड। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 9, द टिडिंग्स डैश फॉल्स। टिडिंग्स का मतलब होता है खबरें, है ना? तो जो खबरें हैं वो झूठी हैं। एग्री? तो जो खबरें हैं वो प्लूरल फॉर्म होता है, तो इसलिए यहां पर यूज होगा हमारे लिए आर। पॉइंट आ रहा है समझ में? मैं हल्का सा पेस इसलिए मेंटेन कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि ना मेरे पास कंटेंट बहुत है। अगर मैं धीरे धीरे आपको कन्वे करूंगा तो 1-8 घंटा निकल जाएगा, लेकिन आपके पास एक फैसिलिटी है। बात को तो समझना, आप इस वीडियो को अगर मान लिया कोई लाइन समझ में ना तो रिवाइंड करके दोबारा सुन लेना ना, यू हैव अ फैसिलिटी। लेकिन मेरे को गिवन टाइम में आपको कंटेंट शेयर करना है, सो दैट आई एम मेंटेनिंग लिटिल पेस। मुझे ऐसा लगता है कि इस पेस को आप सारे बच्चे कैप्चर कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कष्ट हो तो आप इसे दोबारा सुन लेना, आपको बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 10, द ऑड्स डैश्ड अगेंस्ट अस। ऑड्स का मतलब होता है परिस्थितियां, वही मेरा सब्जेक्ट है। एग्री? परिस्थितियां कैसी हैं भाई? प्लूरल है। एग्री? तो परिस्थितियां हमारे विपरीत है जो कि प्लूरल है, तो प्लूरल में क्या यूज होगा? आर। एक्सेप्टेड। क्वेश्चन नंबर 11, द गैलोज डैश्ड जस्ट बीन इरेक्टेड। गैलोज मतलब होता है फांसी का फंदा। फांसी का फंदा मेरा सब्जेक्ट है और वो कैसा है? सिंगुलर है, तो इसलिए क्या यूज होगा? हैज। पॉइंट आ गया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट है मैनकाइंड डैश नॉट नो दिस। मैनकाइंड मतलब होता है मानव सभ्यता। अब वो पूरे के पूरे मैनकाइंड को एक यूनिट की तरह ले रहा है। अब एक यूनिट की तरह ले रहा है, इसका मतलब वो कैसा ले रहा है भाई? सिंगुलर। एग्री? अब बात को समझना जरा, यहां जरा फोकस करो भाई, एक बार जरा इस वाली चीज को समझो। वर्ब वाले केस में मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर और प्लूरल कैसे पहचानते हैं। वर्ब है डू। एक्सेप्टेड। मैंने बताया था एस या ES लगाओगे तो नाउन प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब क्या बन जाता है? सिंगुलर। तो जैसे ही आप डू में एस या ES लगाएंगे तो वो बन जाएगा सिंगुलर। तो जो डज है वो सिंगुलर है। पहले तो ये सिंगुलर और प्लूरल पहचानना सीखो आप।
एक्सेप्टेड। तो क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, माय सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी लूंगा सिंगुलर, तो राइट आंसर हो जाएगा डज। एक्सेप्टेड। नाउ माय स्पेक्टिकल्स डैश मिसिंग। स्पेक्टिकल्स क्या होता है, जरा इस बात को समझो। स्पेक्टिकल्स मतलब होता है चश्मा, है ना, जो हम लोग देते हैं ना टशन पहनने के, टशन देने के लिए जो हम लोग पहनते हैं ना, वही ये चश्मा वो। हाँ, कुछ कुछ बच्चों को जरूरी भी होता है। तो पॉइंट क्या है, जो माय स्पेक्टिकल्स डैश मिसिंग। एग्री। तो बात को जरा समझना क्या कन्वे कर रहा हूं मैं। मेरा स्पेक्टिकल्स नहीं मिल रहा है। जो चश्मा होता है ना बच्चे, ऑल्दो एक होता है, ठीक है, तो इस वाली बात को समझना। ऐसी कोई भी चीज जो एक है लेकिन उसमें दो चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे दो ग्लासेस होते हैं उसमें, है ना, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ट्राउजर्स, ट्राउजर्स में भी जो है दो ऐसे पैर डालने को होते हैं ना, समझ गए आप। और जैसे मैं बात कर रहा हूँ सीजर्स, सीजर्स में भी ऐसे दो पॉइंट होते हैं ना। तो ऐसी कोई भी चीज, कैंची, गॉट इट। तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें ऐसे दो पॉइंट होंगे, जैसे स्पेक्टिकल्स चश्मे के बारे में सोचो, ट्राउजर्स के बारे में सोचो, कैंची या फिर सीजर्स के बारे में सोचो, है ना, जिसमें ऐसी दो चीजें होंगी, तो हमेशा वो प्लूरल वर्ब लेगा। इसको दिमाग में रख लो हमेशा। मैंने क्या कन्वे किया, ऐसा कोई भी टर्म जिसमें टू थिंग्स होती हैं तो हमेशा वो साथ में क्या लेता है भाई, प्लूरल वर्ब लेता है। माय स्पेक्टिकल्स, ऑल्दो वो सिंगुलर है लेकिन वर्ब हमेशा कैसा लेगा, प्लूरल। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आर। दिमाग में रखेंगे हम लोग इसे। यही तो ग्रामर के रूल है जिसकी वजह से इंग्लिश अच्छी हो जाती है। तो यही तो आपको सीखना है मुझसे। तो इसका राइट आंसर आ रहा है यहां पर। नेक्स्ट है मीजल्स डैश एन इन्फेक्शियस डिसीज। अब हमेशा ये नहीं सोचना है कि किसी भी शब्द के पीछे एस लग गया तो वो प्लूरल होगा, नहीं। बॉय का बॉयज एस लगाकर प्लूरल होता है, लेकिन मीजल्स तो एक बीमारी का नाम है ये तो। एग्री। तो ये खसरा बोलते हैं ना उसको हिंदी में। तो ये सिंगुलर है, मेरा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो इसलिए वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर। राइट आंसर है इसका इज। एग्री। आई होप कि आप सारे बच्चे लोग समझ पा रहे होंगे और हम लोग एक सही पेस में आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे बच्चे लोग सीखने की कोशिश करना, आपको सारा कुछ आ जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। नाउ वी आर गोइंग फर्दर द सेकंड इनिंग्स। अब बात को समझना, यहाँ पर भले ही एस लगा हुआ है लेकिन जो वर्ड है इनिंग, जो आप ऐसे बोलते होगे सेकंड इनिंग चल रही है, रॉन्ग। सेकंड इनिंग इज एक्चुअली रॉन्ग। इनिंग्स ही शब्द होता है, एस लगाकर ही शब्द होता है, विदाउट एस तो कोई शब्द ही नहीं होता है। तो सेकंड इनिंग मतलब दूसरी इनिंग। दूसरी इनिंग तो सिंगुलर हुआ ना भाई। एग्री। तो क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी कैसा रहेगा, सिंगुलर। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन 16। द मेंबर्स ऑफ द कमिटी। अब बात को समझो, कमिटी कलेक्टिव है, अब ये भी बताया था, लेकिन बात कमिटी की नहीं चल रही है, बात किसकी चल रही है सर, उसके मेंबर्स की चल रही है। मेंबर्स मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कैसा है, प्लूरल है। तो मेरा सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल। माय सब्जेक्ट इज प्लूरल, इसलिए वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल। शाबाश, सही जा रहे हैं अपन लोग। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन 17। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डैश वेटिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर। बहुत सारे लोग हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर का इंतजार कर रहे हैं। लार्ज नंबर, बहुत सारे लोग, मतलब वो कैसा है, प्लूरल है। वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। वर्ब इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। योर सीजर्स डैश नॉट वेरी शार्प। वही कैंची। तो मैंने बताया था कि सीजर्स जो होता है उसमें दो है ना पॉइंट, इसीलिए हमेशा क्या लेगा, वो प्लूरल वर्ब लेगा। प्लूरल वर्ब लेगा तो इज और आर में प्लूरल क्या होता है, आर। राइट आंसर क्या होने वाला है मेरा, आर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। द चिल्ड्रंस फीट डैश इंजर्ड। अब जरा बात को समझना भाई, ये जो चिल्ड्रन है ना, बात को समझना, चाइल्ड सिंगुलर है लेकिन जो चिल्ड्रन है ये प्लूरल है। आगे बात समझ में। तो मुझे क्या पता चल गया, मुझे ये पता चल गया जो चिल्ड्रन है वो मेरा प्लूरल है। एक्सेप्टेड। तो बोल रहा है कि जो बच्चों का जो पैर है उसमें चोट लग गई है, वो ऐसा कह रहा है। तो प्लूरल मेरा सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ब। एक्सेप्टेड। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है द वुमन डैश टू डू देयर वर्क। अब समझो, WOMAN सिंगुलर होता है लेकिन WOMEN प्लूरल होता है। ये ली बात आ गई समझ में। तो ये जो मेरा सब्जेक्ट है ये कैसा है, प्लूरल है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है। अब बात को समझो, यही बस गलती होती है कि भाई यहां पर एस और ES लगा हुआ है तो अपन उसको प्लूरल मान लेकर, नहीं। वर्ब के केस में, वर्ब के केस में मैंने अभी भी सिखाया था, वर्ब के केस में आपको सिंगुलर और प्लूरल पहचानने आने चाहिए। वर्ब के केस में अगर आपने एस या ES लगा दिया तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बच्चे लोग इस वाली बात को दरअसल समझना, ये जो गोज है ना ये सिंगुलर है और जो गो है ना ये प्लूरल है। ठीक है। तो मेरा सब्जेक्ट कैसा है भाई, प्लूरल। तो वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल। तो राइट आंसर क्या लगाऊंगा, गो। ऐसे आपको सीखना है चीजों को, ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट है। गॉट इट। फॉक्सेस डैश टेल्स। फॉक्सेस, हाँ भाई नाउन है, नाउन में ऐसे एस लगाओ तो प्लूरल बनता है, सच बात है। मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल। हैव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 50 शीप डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखो भाई ये शीप, अब देखो पॉइंट कैसे समझना। जैसे मैं कहता हूं भाई फॉर एग्जांपल आई हैव 1 पेन, 1 पेन।
देखना 1 के साथ में पेन लगाया है, लेकिन जैसे ही मैं 2 लिखता हूं तो ये पेन्स हो जाता है। जैसे ही मैं 3 लिखता हूं तो फिर ये पेन्स हो जाता है। जैसे ही मैं ऐसे ही अगर लिखूं 10 तो फिर ये पेन्स हो जाएगा। तो मैं क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो नाउन है ना बच्चे, ये सिर्फ 1 के साथ में सिंगुलर रहता है, लेकिन 2, 3, 4, 5 कोई भी गिनती लगा लो उसके साथ हमेशा क्या अप्लाई होता है, एस अप्लाई होता है। ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि गिनतियों के साथ हमेशा नाउन में एस लगाना चाहिए। अब ये गिनती है, 50 इज ए नंबर, इसके साथ में मेरे को शीप में एस लगाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही आप एस लगाओगे ना बच्चे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग इसलिए हो जाएगा, मैं आपको एक जनरल थ्योरी बता रहा हूं, क्योंकि शीप का प्लूरल शीप ही होता है, अभी भी आपको मैंने बताया था ना, ठीक है। तो ये एकदम सही लिखा हुआ 50 शीप सही है, लेकिन वो कैसी है, प्लूरल है। आ गई बात पकड़ में, 50 शीप प्लूरल, दिस इज माय सब्जेक्ट एंड विच इज प्लूरल, तो इसलिए वर भी कैसा आएगा, प्लूरल। वर इज अ राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या है भाई, वर है, एक्सेप्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, दिस डियर डैश ब्यूटीफुल हॉर्न्स। अब देखो भाई, ये डियर माने है हिरण के सेंस में, है ना। अब जरा इस वाली बात को समझना, फिश का प्लूरल क्या होता है, फिश, एग्री। डियर का प्लूरल क्या होता है, डियर। अब बात को समझो, तो सर मुझे कैसे समझ में आएगा, देखकर पॉइंट को दरअसल समझना कि जो मेरा ये फिश है या जो मेरा डियर है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो इस वाली बात को समझो, बाय डिफॉल्ट ये सारे के सारे हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। ये बात तुम्हें समझ में आ गई। बाय डिफॉल्ट फिश, डियर, इलेक्टोरेट, शीप हमेशा क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। ये बात तुम्हें समझ में आ गई। बाय डिफॉल्ट हमेशा आपको इनको क्या देना है, प्लूरल वर्ब। आपने सेंटेंस पढ़ा, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है वो, लेकिन हमेशा पॉइंट को समझना कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, आप सबको समझ में नहीं आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या लगाओ, प्लूरल वर्ब लगाओ, एग्री। ये बात समझ में आ गई। लेकिन वो अगर चाहें तो इसे कभी कभी वो सिंगुलर फॉर्म में स्पेशली बता सकते हैं। तो अगर फिश, डियर, इलेक्टोरेट इन सारे नाउन को उसे सिंगुलर करके बताना होगा तो उसे स्पेसिफिक करना होगा, और अगर वो स्पेसिफिक नहीं करेगा तो बाय डिफॉल्ट कैसा रहेगा, हमेशा प्लूरल रहेगा। ये वाला कंसेप्ट क्या दिमाग में, ऐसे सारे नाउन जिनका प्लूरल फॉर्म सेम होता है, फिश फिश, डियर डियर, शीप शीप, एग्री। तो इन सारे नाउन का समझ में कैसे आए कि फॉर्म क्या लेना है, तो बाय डिफॉल्ट क्या लेना है, प्लूरल वर्ब लेना है। लेकिन अगर वो सिंगुलर यूज करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको स्पेसिफिक करना पड़ेगा। जैसे उसने यहां पर लगा दिया दिस। अब ये जो बच्चे दिस है ना, दिस, ये जो दिस लगा उसने, ये सिंगुलर होता है, एग्री। और जो दीज होता है ना, THEAC, ये इसका प्लूरल होता है। तो अगर वो वहां पर THEAC लगाता ना तो मैं प्लूरल मान लेता, लेकिन उसने दीज लगाया है, इसका मतलब वो सिंगुलर है। तो इसका मतलब वो जो मेरा सब्जेक्ट है वो किस सेंस में यूज कर रहा है, सिंगुलर सेंस में यूज कर रहा है। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर सेंस में यूज कर रहा है तो इसलिए वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैज। नेक्स्ट, फिश डैश इन वाटर, मैंने आपको बताया था। अब देखो ये सेंटेंस में जैसे मैं पढ़ रहा हूं, ये सेंटेंस जैसे मैं पढ़ रहा हूं, है ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो फिश है वो कौन से सेंस में है, सिंगुलर सेंस में है कि प्लूरल सेंस में। तो मैंने क्या बताया, बाय डिफॉल्ट आपको कौन सा वर्ब लगाना होता है, प्लूरल। तो इसका मतलब कि मैं इसमें बाय डिफॉल्ट कौन सा वर्ब लेने वाला हूं, प्लूरल वर्ब लेने वाला हूं। ये बात तो तय हो गई, गॉट इट। अब बस सवाल इतना है कि ये जो मेरा वर्ब है, दिस इज वर्ब, ये सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, एग्री। तो मैंने क्या बताया था, वर्ब के केस में एस या ईएस लगाने से वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, प्लूरल होगा। मुझे वर्ब कैसा चाहिए था, प्लूरल चाहिए, तो यहां पर क्या लिख कर आऊंगा मैं, स्विम। स्विम इज द राइट आंसर। समझ में आ गया पॉइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट इनिंग्स जस्ट ओवर। मैंने बताया था ये भले ही एस लगा रहे लेकिन ये कैसा होता है, सिंगुलर होता है। इनिंग्स ही दरअसल शब्द है, इनिंग टाइप का कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए वर्ब भी होगा सिंगुलर। राइट आंसर इज। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, रिचेस डैश मेन प्राउड। रिचेस मतलब होता है वैभव, ये प्लूरल सेंस में यूज हुआ है, एग्री। तो कंटेंट क्या कन्वे करा, ये भी प्लूरल है। देखो पूरा सेंटेंस प्लूरल चल रहा है, MEN का प्लूरल MEN होता है ना, ठीक है। तो क्योंकि पूरा सेंटेंस प्लूरल चल रहा है तो मेरे को वर्ब भी कैसा लेना पड़ेगा भाई, प्लूरल। मेरे को वर्ब प्लूरल लेना है, इस वाली चीज को सीखना। एस या ईएस लगाओ तो क्या बन जाता है, सिंगुलर। मतलब ये सिंगुलर है तो फिर ये क्या होगा, प्लूरल। राइट आंसर क्या है यहाँ पे, मेक, एक्सेप्टेड। दिस इज मेक इज माय राइट आंसर। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 27, दीज पोल्ट्री डैश माइन। अब देखो पोल्ट्री मतलब क्या होता है, पहले ये सीख लो। पोल्ट्री मतलब जहां पर जो है वो मुर्गियां वगैरह वो लोग रखते हैं ना, जहां पर वो उसके अंडे वगैरह लेते हैं, तो वो पोल्ट्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दीज मैंने आपको बताया था, THIS सिंगुलर, लेकिन THESE प्लूरल। इतनी बात समझ में आ गई। तो मेरा सब्जेक्ट कैसा है सर, प्लूरल है। मेरा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, मुझे दिखाई दे दिया, माई सब्जेक्ट इज प्लूरल। तो वर्ब भी मुझे कैसा लेना होगा, प्लूरल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन 28, दीज वर्मिन डैश
डिसीज। अब बात को समझना, वर्मिन क्या होता है? वर्मिन मतलब होता है शैतान लोग, दरिंदों को हम लोग वर्मिन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दीज लगा हुआ है, दीज लगा हुआ है मतलब वो कैसा है? प्लूरल है। तो इसका मतलब मुझे, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसा लेना होगा? प्लूरल लेना होगा। यही तो उनके बीच का एग्रीमेंट था। तो बात को समझो, दिस इज द वर्ब स्प्रेड, एग्री, फैलाना होता है, जिसका मतलब अब एस लगा दोगे, वर्ब में एस लगाने से क्या बन जाता है? सिंगुलर। ये वाली बात समझ में आ गई? तो इसीलिए ये है मेरा प्लूरल वर्ब और यही होगा इसका राइट आंसर। स्प्रेड लगेगा विदाउट एस। एक्सेप्टेड। नाउ क्वेश्चन 29, द जेंट्री डैश पीपल ऑफ गुड सोशल पोजीशन। अरे वही तो लाइन है, जेंट्री का ही मीनिंग बता दिया कि वो लोग हैं जो अच्छी सोशल पोजीशन पर होते हैं। जेंट्री मैंने बताया था भाई सज्जन लोग, जो कि कैसा होता है? प्लूरल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर। समझ में आ गया सीन? चलिए, द निग्रोज डैश ग्रिजली हेयर। तो निग्रोज क्या कन्वे कर रहा है? वो निग्रोस मतलब वो लोग जो अफ्रीका वगैरह से होते हैं ना, तो उनके सेंस में अपन यूज़ करते हैं। तो अब अगर नोटिस करोगे तो उनके बाल ना थोड़े घुंघराले होते हैं, है ना। तो उनके बाल जैसे ब्यूटीफुल बाल है ना क्रिस गेल के, है ना। तो आप उनके लिए क्या यूज़ करते हैं भाई? हैव यूज़ करते हैं। एक्सेप्टेड। चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पे हम लोग जा रहे हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है फिजिक्स डैश माई फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। फिजिक्स डैश माई फेवरेट सब्जेक्ट। जरा सीन को समझिएगा भाई। फिजिक्स, ये भले ही एस लगा हुआ है यहाँ पर, एग्री, लेकिन दरअसल ये यूज हो रहा है एक सिंगुलर टर्म्स के साथ। फिजिक्स तो एक सब्जेक्ट है ना बच्चे लोग, तो ये सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? इज। ठीक है। नेक्स्ट है वेयर डैश माई स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स मैंने आपको बताया था चश्मा, भले ही वो एक होता है लेकिन उसमें दो ग्लासेस होते हैं, इसलिए अपन उसको प्लूरल सेंस में लेते हैं। तो यहाँ पर ही प्लूरल वर्ब आएगा, तो यहाँ पर आएगा वेयर आर। एग्री। चलिए नेक्स्ट है 500 रुपीज डैश बीन स्पेंट। अब देखो 500 रुपीज, अब यहाँ पे एस लगाने का क्या मतलब है? एस लगाने का मतलब है कि 500 रुपए का एक ठो नोट नहीं था, 100 के 5 हो सकते हैं, 10 के 50 हो सकते हैं, है ना। तो वो बहुत सारे नोट थे जो कि खर्चे कर दिए गए। तो ये कैसा सेंस है? मेरा प्लूरल सेंस है, इसलिए वर्ब भी कैसा आएगा? प्लूरल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? हैव। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है हार्ड वर्क डैश फ्रूट्स। हार्ड वर्क, वर्क क्या होता है ये सुन लो। वर्क होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। वर्क कार्य ऐसी चीज है जिसको आप गिन नहीं सकते और हमेशा सिंगुलर रहेगा। एक्सेप्टेड। तो बियर लिखा हुआ है और बियर्स लिखा हुआ है। बियर का मतलब होता है लेकर आना। एक्सेप्टेड। हाँ चलो उधर नहीं जाना अपने को, बियर सेंस है उसका कि भाई हार्डवर्क बियर फ्रूट्स। एक्सेप्टेड। तो ये मेरा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, माय सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो वर्ब में एस लगाओ तो क्या बनता है? सिंगुलर। तो राइट आंसर है BEARS। समझ में आ गया सीन आपको? आगे चलिए शाबाश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, कहता है हर लुक्स डैश वेरी अट्रैक्टिव। एक्सेप्टेड। जरा बात को समझना, हर लुक्स, अब यहाँ पर ना एक नाउन के सेंस में है कि भाई उसका जो मतलब वो जो अपीयर कर रहा है, वो जो जैसा जो दिख रहा है वो बहुत अट्रैक्टिव है। एग्री। वो जैसे दिख रही है वो बहुत अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पर लुक्स जो है, हर लुक्स इज वेरी अट्रैक्टिव। एग्री। नेक्स्ट है द व्यू ऑफ एल्प्स डैश अज स्पिरिचुअल प्लेजर। अब बात समझना, ये एल्प्स क्या है? एल्प्स एक माउंटेन है, जैसे हिमालय एक माउंटेन है वैसे एल्प्स एक माउंटेन है। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो एल्प्स नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है उसका व्यू, उसका नज़ारा। तो दिस इज माय सब्जेक्ट, जो कि कैसा है भाई? सिंगुलर है। माय सब्जेक्ट व्यू इज सिंगुलर। तो क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए मेरा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब में एस या ईएस लगाना सिंगुलर बनता है। तो राइट आंसर है इसका गिव्स। पॉइंट आ रहा है समझ में किस तरह से मैं डील कर रहा हूं? नेक्स्ट है डायबिटीज डैश नॉट एज सीरियस एज कैंसर। तो बात को जरा समझना, वो कह रहे हैं कि जो डायबिटीज है वो कैंसर जितना सीरियस नहीं है। तो डायबिटीज जो है वो बीमारी का नाम है जो कि सिंगुलर हुआ। तो क्योंकि डायबिटीज सिंगुलर तो इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर, तो आ जाएगा इज राइट आंसर। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 38, पॉलिटिक्स डैश अ वाइटल रोल इन विलेज लाइफ। बोल रहा है कि जो पॉलिटिक्स होती है वो गांव के लोगों पर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। सच बात है। तो पॉलिटिक्स क्योंकि सिंगुलर सेंस में है इसीलिए यहाँ पर आएगा सिंगुलर, तो ये हो जाएगा प्लेज। जैसे ही वर्ब में ऐसे एस लगाते तो सिंगुलर बनता है। शाबाश बच्चे लोग, आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा पेस मेंटेन कर रहा हूँ, बने रहना बस मेरे साथ, धीरे धीरे आपको सारा नाउन आ जाएगा समझ में। आगे चल रहे क्वेश्चन नंबर 39, यूर 5 and 6 डैश अलाइक। अब समझो ये 5 में अपॉस्ट्रोफी एस लिखने का मतलब क्या होता है? तो अगर कभी आपको ना सिंगल टर्म को प्लूरल बनाना हो, सिंगल टर्म को अगर आपको प्लूरल बनाना हो, 5 सिंगुलर है, इसका आपको प्लूरल पूछे तो 5 अपॉस्ट्रोफी एस लिखते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पी सिंगुलर है, पूरा पी अपॉस्ट्रोफी एस लिखते हैं। ये आ गया आपको समझ में? अपॉस्ट्रोफी एस क्या कन्वे कर रहा है? तो मुझे दिखाई दे रहा है भैया ये क्या है? ये प्लूरल है।
एग्री? तो प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट है। एस लगाऊंगा तो सिंगुलर बनेगा ना, विदाउट एस प्लूरल होता है, तो इसका आंसर है लुक। ठीक है, नेक्स्ट है माई ओन क्राइटेरियन ऑफ सक्सेस डैश द एबिलिटी ऑफ वर्क हार्ड। बोल रहा है कि जो मेरा ओन क्राइटेरियन याद आ रहा है आपको? क्राइटेरिया आप वर्ड यूज करते हैं कि भाई क्या 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 क्राइटेरिया इस एग्जाम का है ना, तो क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, क्राइटेरिया प्लूरल होता है। सीख रहे हैं अपन लोग। मेरा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, वट डैश द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन। ये रहा वो क्राइटेरिया जो कि मेरा सब्जेक्ट है और वो कैसा है? प्लूरल है। सर आपको कैसे पता चल जाता है कि सब्जेक्ट क्या है? मैं देखता हूं कि किस सेंटेंस पर बात चल रही है। पॉइंट है, सेंटेंस में किस चीज पर बात चल रही है। वो पूछ रहा है कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, तो जो बात चल रही है उसके क्राइटेरिया पर चल रही है। एग्री? तो यहां पर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल, तो वर्ब भी आएगा प्लूरल। आर इज माय राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, हिज फर्नीचर डैश रिपेयरिंग। अब देखो फर्नीचर पर बात चल रही है, बोल रहा है कि उसका जो फर्नीचर है उसको रिपेयरिंग की जरूरत है, तो डिस्कशन फर्नीचर पर हुआ ना। सीन आ रहा है समझ में? तो फर्नीचर क्या होता है इसे सीख लो। फर्नीचर होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। कैसे होता है सर ये? देखो जब मैं फर्नीचर कहता हूं ना तो उसके मतलब होता है घर में आपका जितना भी लकड़ी का सामान है, भाई सोफा हो गया या फिर बेड हो गया है ना, वो सॉरी जो आपका रैक्स वगैरह हो गए, वो सारा कुछ जो है टेबल वगैरह हो गया, सब कुछ फर्नीचर में काउंट हो जाता है। तो फर्नीचर को आप गिन नहीं सकते हो। फर्नीचर के अंदर की चीजों का आप बोल दो भाई 2 चेयर है, 5 टेबल है, तो आप टेबल चेयर को गिन सकते हो, फर्नीचर को नहीं गिन सकते। तो नहीं गिन सकते इसलिए अनकाउंटेबल, और वो किस फॉर्म में होता है? सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो मेरा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब में एस लगाओ तो सिंगुलर बन जाता है। राइट आंसर है मेरा नीड्स। आई होप कि आप मेरे साथ बने हुए हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन 43, योर हेयर डैश ब्लैक। हेयर भी है सिंगुलर अनकाउंटेबल। हेयर ऐसी कोई चीज जिसको आप गिन नहीं सकते। एक्सेप्टेड। सर मैं बाल आपको गिन के बताऊं कि मेरे सर पे 4 या 6 सफेद बाल होंगे। हाँ, अब आप गिनने बैठोगे तो गिन के निकाल ही दोगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग इन जनरल नहीं गिनते हैं। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल, सिंगुलर है इसलिए क्या लगा रहा हूं? एज। आई होप कि आप एक्सेप्ट कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन 44, देयर डैश 2 एंस। बताया था जब भी अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं सिंगल टर्म में तो वो बनता है प्लूरल। तो इसका मतलब मेरा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। तो यहां पर क्या आना चाहिए? आर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द कैंटरबरी टेल्स डैश अ बुक। अब ये क्या है भाई? ये ना किताब है। ये किताब ना जिन लोगों को ना इंग्लिश में लिटरेचर करना होता है ना, मतलब कि आपको पीएचडी करना है इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में, तो वो ये कहानियां पढ़ते हैं। बहुत सारी कहानियां, एकदम आपका जीवन कम पड़ जाए इसकी कहानियां ना कम पड़े। खैर हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको ये बता रहा हूं कि ये अ बुक मतलब एक के सेंस में बात हो रहा है। एक मतलब कैसा हुआ? सिंगुलर, इसलिए सब वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हिज मीन्स डैश स्मॉल। मीन्स का क्या मतलब है? मीन्स का यहाँ पर सेंस है जरूरतों से। एग्री? जरा इस वाली चीज को सीख लो तो बच्चे लोग। देखो जैसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गुड है ना, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका आप सिंगुलर से अगर प्लूरल करने जाओ तो मीनिंग बदल जाता है। ये मीन्स उसी का ही एग्जांपल है, तो एक आपको एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे मैंने एक टर्म लिया गुड, है ना, गुड को अगर आप प्लूरल बनाने जाओगे, GOODS, गुड्स, ये इसका प्लूरल, तो क्या होगा कि कुछ शब्द का ना प्लूरल कभी नहीं बन पाता है। गुड का प्लूरल गुड्स नहीं होता है, लोग ऐसे समझ लेते हैं, विच इज नॉट ट्रू। गुड्स, अब बहुत कैसे समझना, गुड्स जो सेंस है, अब गुड जो था वो अच्छा के सेंस में था। एग्री? बट अ गुड बॉय, अच्छा लड़का है वो, है ना। गुड्स जो सेंस है बच्चे, वो अच्छा के सेंस में नहीं है, वो है चीजों के सेंस में। चीजें मतलब कि ग्रोसरीज, है ना। आप जो है ऐसा कहते हैं ना कि दीज आर माई गुड्स, है ना, तो वो जो गुड्स है वो चीजों के सेंस में। तो मैं आपको ये कन्वे करने की कोशिश कर रहा था कि कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं इनका प्लूरल कभी नहीं बनता, लेकिन अगर आपने जबरदस्ती करी उनके साथ और एस लगा दिया तो वो क्या करते हैं? अपनी मीनिंग को बदल देते हैं। जैसे ये गुड की मीनिंग अच्छा थी, लेकिन जैसे एस लगाया तो उसका मीनिंग हो गया चीजें, मीनिंग ही बदल गई ना। जैसे फॉर एग्जांपल भाई बॉय है, बॉय का प्लूरल बनाओगे तो होता है बॉयज। अब ऐसा हुआ क्या कि बॉय का मतलब था लड़का और बॉयज का मतलब कुछ और ही हो गया क्या? पॉइंटर दोनों का मतलब लड़का ही होता है ना। एग्री? तो मैं वही कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं कि प्लूरल करने से मीनिंग नहीं बदलती है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्लूरल करो तो मीनिंग बदल देते हैं। वही शब्द है मीन। ठीक है, मीन का मतलब होता है ना व्हाट डू यू मीन, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है ना। मीन का मतलब होता है क्या मतलब है। एग्री? मतलब के सेंस में होता है, लेकिन जो मीन्स होता है ना उसका सेंस होता है जरूरतें, नीड। तो ये मीन्स अब जरूरतें के सेंस में होगा। ये गुड का एग्जाम्पल है, तो वो गॉट इट। तो हिज मीन्स मतलब कि जरूरतें आर स्मॉल, क्योंकि जरूरतें प्लूरल है ना, इसलिए इसे प्लूरल ले रहा हूं मैं। नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ बर्ड्स डैश फ्लाइंग। देखो भाई भले ही बर्ड्स प्लूरल हो, लेकिन मेरा सब्जेक्ट क्या है वो देखना पड़ता है। सब्जेक्ट बर्ड्स नहीं है,
पेयर है, जोड़ा, और वो कैसा है, अ है, मतलब एक है, तो मेरा जो सब्जेक्ट है ना बच्चे लोग वो सिंगुलर है, बिकॉज माई सब्जेक्ट इज सिंगुलर सो दैट माई वर्ब शुड बी सिंगुलर, तो सिंगुलर इज वॉज। सीन आ गया समझ में, यहाँ तक ओके बच्चे लोग, आगे चल सकते हैं अपन। चलिए, तो मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स से 47 क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए इस वाले वीडियो में। नाउ वी आर गोइंग फॉर द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज द स्पॉट द एरर। ठीक है, ये आपको सीखना है मुझसे, यही आपके पेपर में आएगा एग्जैक्टली, है ना। आप कोई भी एग्जाम दो जिसमें इंग्लिश का कंटेंट होता है तो वो आपके एग्जाम में स्पॉट एरर के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते हैं। कैंपस प्लेसमेंट में पूछेंगे, कैट एग्जाम में पूछेंगे, बैंकिंग सेक्टर में पूछेंगे, एसएससी में पूछेंगे, तो ये आपको हमेशा मिलेगा। और नाउन तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे लोग, तो ये आपको आना ही चाहिए। चलिए मेरे साथ सीखना शुरू करना, एक एक करके सारों का आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने वाला हूं, मेरे साथ बने रहना। चलिए क्वेश्चन 1, स्पॉट एरर। पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए करना क्या है। आपको ना इस तरीके के सेंटेंस लिखे होते हैं पेपर में, और आपको क्या करना होता है, आपको इनमें से वो पार्ट चूज करना होता है जो आपके हिसाब से एरर रखता है। कौन सा एरर सर? इंग्लिश का ग्रामेटिकल एरर रखता है। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि ग्रामेटिकल एरर होना चाहिए। तो बात को दर से समझना, बात है एरर पार्ट चूज करने की। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार हेल्प करता हूं। क्या लिखा है पहले सेंटेंस में, पढ़ रहा हूं मैं। वन ऑफ माई फ्रेंड केम रनिंग टू मी एंड गेव मी दिस गुड न्यूज। बोल रहा है कि मेरे दोस्तों में से कोई एक दोस्त मेरे पास आया भागता हुआ और उसने मुझे ये खुशखबरी दी। ये सेंटेंस की मीनिंग थी। गॉट इट। अब बात को दरअसल समझो तो बच्चे लोग मैं क्या कन्वे कर रहा हूं। जब भी आपके पास ना ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर दे रहा हूं आपको इंग्लिश का, जब भी आपके पास ना वन ऑफ है ना, या फिर ईदर ऑफ, या फिर नीदर ऑफ, है ना, या फिर ईच ऑफ, जब भी आपके पास ना इस तरह की टोन का सेंटेंस होगा, टोन क्या होनी चाहिए? वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ। जब भी आपके पास इस तरह की टोन का सेंटेंस होगा तो आपको इसके बाद जब भी आप नाउन यूज करेंगे तो नाउन हमेशा कैसा लेना है? प्लूरल लेना है। ये है इंग्लिश का रूल, इंग्लिश ग्रामर का रूल, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या बताया, जब भी स्ट्रक्चर वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ का होगा तो नाउन बच्चे लोग, नाउन हमेशा कैसा रहेगा? उसके बाद प्लूरल रहेगा। ये ग्रामर का नियम है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है वन ऑफ। एग्री? तो वन ऑफ के बाद में, वन ऑफ के बाद में जब भी नाउन आएगा, ये रहा मेरा नाउन। तो जब भी नाउन आएगा, मैंने क्या बताया, कैसा आना चाहिए? वो प्लूरल आना चाहिए। तो फ्रेंड का प्लूरल क्या होता है? फ्रेंड का प्लूरल होता है फ्रेंड्स। एग्री? ठीक है, तो मेरे हिसाब से सेंटेंस के फर्स्ट वाले पार्ट में एरर था, तो मैं एग्जाम में फर्स्ट पार्ट, मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो टिक करके आ जाऊंगा, वो मेरा राइट आंसर है। समझ में आया कैसे डील करना होता है? पता चला? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द सन हुज रे गिव लाइफ टू द अर्थ वॉज वेनेरेटेड एज गॉड बाय इंसेंटर्स। ठीक है, तो वो कह रहा है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो गॉड के द्वारा जो है हम लोग को प्रोवाइड की गई हैं, और जो कि बहुत ज़रूरी भी है, ऐसा उसका सेंस। एक्चुअली मैंने रफ आइडिया आपको दे दिया। तो ज़रा सीन क्या है ये समझो भाई। सूर्य की रे लिख रहा है वो, तो सूर्य की एक किरण आती है कि बहुत सारी किरणें आती है? तो सूर्य की बहुत सारी किरणें आती है, इसलिए वर्ड क्या यूज कर रहा हूं मैं? रेज। तो इसका राइट आंसर है रेज होना चाहिए। गलती थी, उसने रे लिख दिया था। मैं एग्जाम में ऑप्शन नंबर 2 टिक करके आऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। इट इज सेड बाय सम पर्सन्स दैट वन ऑफ द लोकल बैंक हैज स्टार्टेड न्यू स्कीम ऑफ लेंडिंग। वो कह रहा है कि किसी इंसान ने हमको बताया कि जो इनमें से बहुत सारे बैंकों में से कोई एक बैंक ऐसा है जिसने उधार देने की न्यू स्कीम लेकर आई है। ठीक है, ये साथ सेंटेंस की मीनिंग। अब बात को समझो, मैंने अभी आपको बताया था जब भी वन ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ वाला सेंस होता है तो उसके बाद वाला जो नाउन होता है बच्चे लोग, नाउन वो कैसा होना चाहिए? हमेशा प्लूरल होना चाहिए। तो बैंक तो सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा? बैंक्स। तो उसने बैंक लिखा था जो कि उसकी गलती थी। एरर कौन से पार्ट में था? थर्ड पार्ट में था। समझ में आ रहा है आपको एग्जाम में कैसे टिक करना है? जिस पार्ट में आपको एरर मिले ना, उसी पार्ट में आपको आंसर टिक कर देना है, बस। एग्री? चलिए नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में कहता है वी ऑल टेक वेजिटेबल एंड फ्रूट। वगैरह हम सभी जो है सब्जियां और फल खाते हैं, मतलब सब्जी और फल खाते हैं। ठीक है, अब बात को समझो। वेजिटेबल हम लोग ऐसे बोलचाल में यूज कर लेते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। वेजिटेबल्स सही होता है, इसकी मीनिंग होती है सब्जी के सेंस में। सीन आ गया तुम्हें समझ में? वेजिटेबल्स की मीनिंग होती है सब्जी के सेंस में। ठीक है, लेकिन सर मैं तो बोलता हूं कि वेजिटेबल, देखो आप जब वेजिटेबल बोलते हो तो स्पेसिफिक करके बोलते हो। जैसे आप बोलते हो दिस इज
पोटैटो विच इज एन वेजिटेबल, ठीक है। तो आपने पोटैटो को स्पेसिफिक कर दिया तो आपने उसके लिए वेजिटेबल यूज किया, सही किया। लेकिन जब आपको इन जनरल सब्जियों की या सब्जी की बात करें तो आप हमेशा क्या यूज करेंगे, एस यूज करेंगे, यही ग्रामर का नियम है, एग्री। तो यहां पर उसकी जो गलती है उसने एस नहीं लगाया क्योंकि वो सब्जी इन जनरल कहना चाहता है। तो सब्जी इन जनरल वेजिटेबल से कन्वे नहीं होती, वेजिटेबल्स से ही कन्वे होती है। पॉइंट आ गया समझ में। हालांकि स्पेसिफिक करके आप वेजिटेबल बोल सकते हो, लेकिन जो मेरा सेंस है यहां पर वो सब्जी का है, इन जनरल का है, जिसके लिए एस जरूरी होता है। सर फ्रूट के केस में नहीं, फ्रूट के केस में आप जनरल बोल सकते हो, फ्रूट मतलब फल, इन जनरल वो यूज होता है, विच इज राइट। तो जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट में एरर है, तो आपको एग्जाम में ऑप्शन नंबर 2 इसमें टिक करके आना चाहिए। नेक्स्ट है परफ्यूमरीज सीम टू बी कॉस्टली इन अरेबियन कंट्रीज बिकॉज ऑफ हाई डिमांड एज वेल एज एक्सपेंडिचर। वो बोल रहा है कि अरेबियन कंट्रीज मतलब सऊदी अरब हो गया फॉर एग्जांपल, तो वहां पर जो परफ्यूम्स वगैरह हैं जो अपन यूज करते हैं, डीओ वगैरह नहाते नहीं है तो उसी को चला देते हैं, वो कह रहा है कि बहुत डिमांड में रहती है और वो महंगी भी रहती है, ठीक है भाई। तो देखो गलत क्या है इसमें, गलत ये है कि जो परफ्यूमरीज जो वर्ड है ना ये रॉन्ग है। परफ्यूमरीज टाइप का कोई शब्द ही नहीं होता भाई, वर्ड होता है परफ्यूमरी। पॉइंट है क्या समझे, परफ्यूमरी का मतलब वही डीओ वगैरह है ना। तो गलती क्या है, परफ्यूमरी होना चाहिए जो कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। पॉइंट है क्या समझ में। अब जो मेरा सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है, लेकिन ये है वर्ब, एग्री। वर्ब है सीम, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट साइन है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, एग्री। तो जो सीम है वर्ब में अगर आपको सिंगुलर बनाना है तो वर्ब में एस या ईएस लगाने से वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। सीम की जगह पे क्या होगा, सीम्स होगा। तो इसमें दो चीजें थी, पहली चीज ये कि परफ्यूमरी टाइप का कोई शब्द नहीं था, परफ्यूमरी शब्द होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हमने क्या अप्लाई कर दिया, एस। पॉइंट आएगा समझ में। तो कौन से पार्ट में आ रहा था, फर्स्ट पार्ट में आ रहा था। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 6। द पब्लिशर वाज astonished to know that the gentries of the village were not invited to the marriage party। चलो जरा इत्मीनान से सुनते हुए चलो। वो कह रहा है कि सेंटेंस में जो पब्लिशर है वो ये जानकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि जो अच्छे लोग हैं वो इस शादी में नहीं बुलाए गए। कोई बात नहीं, इट्स फाइन, लेकिन एरर कहां पर है ये बता दो बस। देखो भाई मैंने आपको बताया था जेंट्री, इसके पहले मैंने कई दफा इस वाले वीडियो में यूज कर लिया है ना। जेंट्री शब्द होता है, जेंट्री का मतलब होता है सज्जन लोग। ये वाली बात समझ में आ गई तुम्हें, जेंट्री मतलब होता है सज्जन लोग। अब वैसे ही वो टर्म ऑलरेडी प्लूरल है, जेंट्री ऑलरेडी प्लूरल है, इसके पहले मैंने यूज किया इसी वाले वीडियो में, ध्यान दीजिएगा वहां जाकर। तो जेंट्री ऑलरेडी प्लूरल, तो फिर यहाँ पर जो IES है वो डबल प्लूरल थोड़ी बनाने का काम करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल चलो मैं समझ गया भाई बॉय का प्लूरल होता है बॉयज, अब कोई आपसे पूछे भाई बॉयज का प्लूरल क्या होता है, बता दोगे क्या, सीन आ रहा है समझ। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज सही है, लेकिन प्लूरल का प्लूरल कैसे बनता है, वैसे ही जेंट्री तो ऑलरेडी प्लूरल है ना, तो इसका प्लूरल और डबल प्लूरल कैसे बनेगा। तो यहां पर जो राइट वर्ड है ना वो होगा जेंट्री, जो कि अपने आप में प्लूरल होता है और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द स्टूडेंट्स ऑफ पुअर फैमिली हैव अप्लाइड फॉर फ्री स्टूडेंटशिप इन कंसर्निंग कॉलेज ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। वो कह रहा है कि जो गरीब परिवार के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने जो है मतलब फ्री स्टूडेंटशिप के लिए वो कहते हैं ना, वही फ्री वेवर हमको दे दो, तो उसके लिए पटना यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है। इस वाले सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, दिस इज द नो एरर पार्ट। ओके एकदम सही लिखा हुआ है। क्या आंसर टिक करूंगा, ऑप्शन नंबर 5। देखो मैंने इस वाले क्वेश्चन को ना बच्चे लोग यहाँ पर पर्पसली डाला, मैंने इसलिए यहाँ पर इसे डाला क्योंकि मैं आपको बता सकूं, ताकि आप इस वाली बात को समझो भाई, मैं आपको ये वाली बात बता सकूं कि एग्जाम में ना दरअसल क्या होता है कि नो एरर वाले भी आंसर्स आते हैं, तो आपको ना दोनों ही चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। नो एरर वाले भी पार्ट आते हैं, तो आपको नो एरर वाला सेंटेंस भी मैंने लेकर बताया, तो उसके लिए माइंड नहीं करना है कि सर मैं एरर लेकिन ढूंढ के रहूंगा। तो हम लोग बाहरी कुछ टैलेंटेड होते हैं, हम लोग नो एरर में भी एरर ढूंढ के ले आते हैं, नहीं आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द हाफ पैंट्स ऑफ माई ब्रदर इन लॉ आर शॉर्टर देन दोज ऑफ माई ब्रदर। वो कह रहा है कि मेरे भाई के जो हाफ पैंट्स हैं वो मेरे दूसरे भाइयों से छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है हाफ पैंट्स। अब ये ग्रामर का रूल है, जरा इस वाली बात को समझो। हम लोग बोलचाल में ना बोल देते हैं भाई ये फुल पैंट है वो हाफ पैंट है, ऐसा नहीं होता है। कोई फुल पैंट कोई हाफ पैंट नहीं होता है। उसके लिए जो शब्द यूज होता है ना बच्चे लोग, वो यूज होता है शॉर्ट्स। ये राइट शब्द है, ये फुल पैंट हाफ पैंट कोई शब्द नहीं है, मर्जी बना दी हमने। तो जो राइट आंसर है वो है शॉर्ट्स, एग्री। तो वो जानबूझकर एग्जाम में ऐसे करते हैं कभी कभी कि आप ऐसे शब्द जो बोलचाल में यूज करते हो यूजुअली, वो जानबूझकर आपको स्पॉट एरर में दे देंगे। आपको सुन के सही लगे लेकिन ग्रामेटिकली सही नहीं होगा, तो आपको समझना है इस वाली बात को। ग्रामर के हिसाब से जो रॉन्ग है ना वो आपको टिक करना है इसमें। हमने तो सर ये वाली बात सुनी है, तो आपके सुनने से मैटर नहीं करता। वो बोलचाल में हम लोग ग्रामर का नियम, ग्रामर के रूल्स का ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट्स इज राइट वर्ड, हाफ पैंट्स टाइप का
कोई शब्द नहीं होता। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 9। मिस्टर ठाकुर टोल्ड हर सन अ स्टोरी इन डिटेल्स व्हेन ही वाज टू स्लीप ऑन बेड लास्ट नाइट। वो कह रहे हैं कि जब उनका जो बच्चा है वो रात को बेड में सोने जा रहा था तो मिस्टर ठाकुर ने अपने बच्चे को कहानी सुनाई और बहुत ही विस्तार में सुनाई। ठीक है, तो बहुत ही विस्तार में सुनाई, तो इन डिटेल्स थोड़ी होता है बच्चे लोग, उसके लिए एग्री, उसके लिए क्या होता है, इन डिटेल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जिसमें गलती थी। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है द ड्रैग ऑफ द गंगा रिवर वर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द बीटिंग इन द इरेगुलर वे। वो कह रहा है कि जो गंगा नदी है उसका जो सबसे निचला हिस्सा है ना वो बहुत ही गंदे तरीके से यूज करने के कारण, बाय द बीटिंग लिखा हुआ है ना, गंदे तरीके से यूज करने के कारण खराब हो गया है। एग्री पॉइंट है, उसको भी मतलब इफेक्ट पड़ गया। तो ड्रैग पहले आप इसलिए वर्ड का मतलब समझिए। ड्रैग क्या होता है सर, जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी चाय पीते हैं, तो जब चाय पीते होगे ना कप में, तो आपने नोटिस किया होगा कभी कि उसका जो आखिरी का जो हिस्सा होता होगा ना वो हमेशा छोड़ देते हैं। आखिरी का जो एक सिप होता है ना आप हमेशा छोड़ देते हैं। आप वो चाय का आखिरी का एक हिस्सा क्यों छोड़ते हैं बच्चे लोग, क्योंकि आप जानते हो ना कि आखिरी हिस्से में थोड़ी सी पत्ती आ जाती है ना। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ड्रैग होता है ना वही वो आखिरी हिस्सा है जिसमें थोड़ी सी गंदगी वगैरह मिक्स होती है। पॉइंट आ गया समझ में। तो वो जो चाय का जो लास्ट सिप आप छोड़ते हैं उसको हम लोग ड्रैग कहेंगे। पॉइंट है समझ में कि ड्रैग क्या होता है। लेकिन समझो DREG टाइप का कोई शब्द नहीं होता है। जो राइट वर्ड होता है ना उस चीज के लिए वो होता है ड्रैग्स। राइट वर्ड ही ड्रैग्स है, ड्रैग टाइप का कोई शब्द ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो उसकी गलती है ना वो है ड्रैग्स। तो गंगा नदी का जो सबसे निचला हिस्सा होता होगा जहां पे थोड़ी मट्टी वगैरह रहती होगी, ऊपर ऊपर साफ पानी बहता है, नीचे वाला हिस्सा भी हमारे खराब तरीके से प्रयोग करने के कारण इफेक्टेड है, मतलब उसमें भी और गंदगी मिक्स हो गई। वो ये सेंटेंस कहना चाह रहा था। राइट आंसर होगा इसका ड्रैग्स, जो कि गलती है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन 1 पे टिक करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिना एंड इट इज बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। वो कह रहा है कि अर्थक्वेक मतलब जो भूकंप वगैरह आते हैं ना वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और जो ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सच बात है ये, अब बात को समझो। अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिना, यहां पर अ लगाने का मतलब क्या पता है, वो कह रहा है कि वो एक प्राकृतिक घटना है। सीना है समझ में। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, यहाँ पे उसने सिंगुलर वर्ड यूज कर लिया। तो जो फिनोमिना है ना, फिनोमिना वो प्लूरल होता है। एग्री। तो फिनोमिना का सिंगुलर क्या होता है सर, फिनोमिना का सिंगुलर होता है फिनोमिनन, NON। ठीक है, तो फिनोमिनन इज अ राइट वर्ड। तो ऑप्शन नंबर 2 इज माय आंसर। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मुझसे कहता है द कस्टमर हैंडेड ओवर अ 500 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। अब बात को समझो। वो कह रहा है कि कस्टमर ने शॉपकीपर को 500 रुपए दिए। अब सवाल है कि 500 रुपए कैसे दिए, 500 रुपए का एक नोट दिया या फिर 100 के 5 नोट दिया, फिर 10 के 50 नोट दिए, कैसे दिया आखिर उसने 500 रुपए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा इत्मीनान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है अ मतलब कि एक, मतलब उसने एक 500 रुपए का नोट दिया है। तो वो नोट एक ही है ना, एक ही है, तो वो एस क्यों लगा रहा है यहाँ पर, सीन आ रहा है समझ में। तो कैसे बोलना चाहिए था, अ 500 रुपी नोट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। गॉट इट। चलिए नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 13। बने रहना मेरे साथ, पेशेंस के साथ सीखते जाना। आपके एग्जाम आने वाले करीब में, और अगर हम लोग इतना भी एफर्ट नहीं देंगे तो पेपर निकलेगा कैसे हमारा। क्वेश्चन नंबर 13। द क्लास टीचर गेव हर होमवर्क्स एंड इंस्ट्रक्टेड हर टू डू इट इन द मॉर्निंग। बोल रहा है कि जो क्लास टीचर है उसने उनको होमवर्क दिया और कहा कि इसे सुबह कर लेना। गॉट इट। चलिए भाई, यहां पे लिखा हुआ है होम वर्क्स। मैंने आपको बताया था जो वर्क होता है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल होता है। एग्री। अब कोई चीज जो अनकाउंटेबल है आप उसका प्लूरल कैसे बना लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल राइस, आपने कभी आज तक राइस का प्लूरल सुना है, राइसेस, ऐसा कोई शब्द सुना है आपने आज तक? तो ये गलत है ना, ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है। तो कोई भी चीज जो अनकाउंटेबल है उसका प्लूरल नहीं बनता बच्चे लोग। वर्क अनकाउंटेबल, उसका प्लूरल कैसे बनेगा, गलती है वहां पर। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14। Dr. C.K. Narayan declared that Ramu's intestine was not working properly and so he needed medical treatment for a long time. C.K. नारायण ने कहा कि जो रामू की जो आते हैं वो दरअसल ठीक से काम नहीं कर रही हैं और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत लंबे समय से जरूरत है। ये सेंटेंस की मीनिंग थी। ठीक है, रामू की आते, ठीक है, इंटेस्टाइन। अब बात को दरअसल समझना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। आते दो है ना भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, छोटी आंत। तो अपने बॉडी में दो है तो उसके लिए इंटेस्टाइन नहीं यूज होता है। क्या यूज होता है, इंटेस्टाइन्स वर्ड यूज होता है। पॉइंट आएगा समझ में। तो ऐसी कोई भी चीज जिसके लिए दो हो, जिसके लिए दो चीजें हो, तो हम लोग वर्ब हमेशा कैसे लेते हैं, प्लूरल। मैंने आपको बताया था सीजर्स प्लूरल होता है। पॉइंट आएगा समझ। कैंची में दो होता है ना, वैसे स्पेक्टिकल्स में दो लगता है, वर्ब प्लूरल होता है। एग्री। तो ये वॉज भी गलत है, यहाँ पे क्या होगा, वर। तो आंसर में ऑप्शन मार्क करूंगा 3। ठीक है समझ। तो जिस भी पार्ट में आपको एरर मिले ना उस वाले पार्ट में आपको
टिक कर देना चाहिए। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा ना टाइपिंग एरर हो गया, 1 के बाद में 3 आ गया, उसको माइंड मत करना। आप ये सीखो कि कहाँ पर एरर, कहीं पर इसमें 2 होता होगा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। टाइपिंग एरर है, ह्यूमन एरर, कभी कभी हो जाता है। चलो समझ में आ गया गलती कहाँ पर, इंटेस्टाइन्स होगा और वर होगा। एग्री। चलिए नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन 15। शोभना डज हर बेस्ट बट शी डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाई शी डज नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क इन द एग्जामिनेशन। बोल रहा है कि जो शोभना है अपना पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करती है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता कि क्यों उसको उसके हिसाब से नंबर नहीं मिलते। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग मेहनत करते हैं, फल नहीं मिलता, लेकिन पेशेंस रखोगे तो समय के साथ सही फल भी मिल जाता है। मेहनत लेकिन लगातार करते रहना होता है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क, ये गलत है ना भाई। मार्क का मतलब क्या होता है, देखो ये भी वही वाला शब्द है ना, जैसे गुड का गुड्स कर देते हैं अपन, तो गुड्स का मतलब हो गया चीजें, वैसे ही मार्क का मार्क्स कर दिया आपने। तो मार्क माने होता है चिन्ह, मेरे पास एक बर्थ मार्क है, हम लोग बोलते हैं ना ऐसा। लेकिन मार्क्स जो होता है ना, इसका बहुत सारे साइंस के सेंस में वर्ड यूज हो सकता है, ट्रू है, लेकिन मार्क्स जो है ना ये यहाँ पर यूज हो रहा है अंक के सेंस में। आपको नंबर आते हैं ना पेपर में, ठीक है ना, उसके बाद मार्क्स बोलते हैं कितने मार्क्स मिले आपको, है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि एग्जामिनेशन में उसके नंबर नहीं आते। तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हैं बच्चे लोग अपन। चलिए नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 16। दे विल नॉट बी अलाउड टू गो टू प्ले आउटडोर गेम्स। वो कह रहा है कि वो लोग जो है आउटडोर गेम खेलने के लिए अलाउड नहीं है। ठीक है भाई, आउटडोर गेम खेलने के लिए अलाउड नहीं है, एकदम सही लिखा हुआ, आउटडोर गेम्स ही होता है। अगर वो चाहते थे ऐसा भी लिख सकते, आउटडोर्स लिख सकते थे, वो भी सेम चीज कन्वे करता, कोई एरर नहीं है, नो एरर इज अ राइट आंसर। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 17। मिस्टर शर्मा सेड दैट ही हैड नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टिकल्स इन हिज लाइफ। मिस्टर शर्मा बोल रहे हैं कि मैंने इतना बेहतरीन दृश्य अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, लेकिन उन्होंने क्या कह दिया है, स्पेक्टिकल्स कह दिया। मैंने अभी आपको बताया था इसी वाले वीडियो में पहले की तरफ, स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा। तो कोई इंसान चश्मे को देखकर एकदम ऐसा थोड़ी बोलेगा कि मैंने ऐसा चश्मा अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, भाई क्या लग रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग बोलते हैं इट्स अ ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल, ये अच्छा स्पेक्टिकल्स है, ठीक है भाई, चश्मा बहुत अच्छा है, ऐसा कहते हैं। लेकिन जो ये जो फीलिंग है, सच अ लवली स्पेक्टिकल इन माई लाइफ, बात को समझो, वो स्पेक्टिकल के लिए है। क्यों सर, ये जो स्पेक्टिकल है ना बच्चे, विदाउट एस वाला, इसका मतलब होता है विजन, है ना, मतलब कि नजरिया, दृश्य। गॉट इट। तो स्पेक्टिकल के लिए हम लोग बोलते हैं कि भाई ऐसी चीज मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी, मतलब ये जो दृश्य है वो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। जैसे फॉर एग्जांपल आप शिमला वगैरह जाओगे तो वैसा स्पेक्टिकल आपको दिखेगा कि आपको मजा आ जाएगा एकदम। लेकिन स्पेक्टिकल्स चश्मा होता है जिसके लिए आप ऐसा नहीं कहते कि अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। नो, वी आर नॉट सेइंग दिस। स्पेक्टिकल होगा इसमें सेंटेंस के टोन के अकॉर्डिंगली। स्पेक्टिकल्स भी शब्द होता है, लेकिन वो सेंटेंस के टोन में नहीं फिट हो रहा है। एग्री। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो मैंने आपको बताया था इसके पहले कि आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। तो आप ना, जो मैं एरर का रूल बता रहा हूं, मतलब ग्रामर का जो रूल बता रहा हूं, अगर उसको आप रटने बैठ जाओगे ना बच्चे लोग, तो कभी आपको इंग्लिश नहीं आएगी। इंग्लिश आएगी आपको इंग्लिश समझने से। तो आपको सेंटेंस को समझना पड़ेगा कि उस सेंटेंस में कहने की क्या कोशिश कर रहा है, और उसके हिसाब से हमको टर्म बोलने या फिर सुनने होते हैं। ठीक है, चलिए नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 18। चलिए बच्चे लोग सुनते हैं। 18 में कहता है, हर फर्स्ट ऑफस्प्रिंग could not survive but her other two offsprings are alive till now। वो बोल रहा है कि उसका जो पहला ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, है ना, उसकी जो पहली जो संतान है वो सरवाइव नहीं कर पाई, कोई रीजन हो सकता है, लेकिन उसकी जो बाकी जो संतानें हैं वो अभी तक जिंदा हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात है ये। अब बात को समझो, गलती क्या है। ये जो ऑफस्प्रिंग्स इसने वर्ड यूज किया ना, ये गलत कर लिया। अब समझो यहाँ पर नियम को। इसके पहले मैंने आपको इसी वीडियो में एग्जाम्पल लेकर बताया था। मैंने क्या बताया था भाई, 1 पेन होता है ना, 2 पेन्स होता है, ठीक है, 3 पेन्स होता है। तो मैंने आपको ये बताया था बच्चे लोग कि 1 के साथ में ना, 1 के साथ में सिर्फ जो वर्ड जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन जैसे ही आप 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, तो वो एस लगा के प्लूरल बन जाता है। ये बात एकदम सही है। तो उसने क्या किया पता है, आपके इसी वाले नॉलेज का गलत फायदा उठाया। उसने क्या किया, जब फर्स्ट किया तो ऑफस्प्रिंग किया, लेकिन जब 2 करता, 3 करता, 4 करता, आपके लिए ऑफस्प्रिंग का देखो उसने क्या कर दिया, एस कर दिया। तो क्या होगा पता है, अब ये सेंटेंस कोई बच्चा पेपर में देखेगा तो अपनी इस वाले नॉलेज के कारण, ये जो उसके जो नॉलेज है, इस वाले नॉलेज के कारण वो इसको सही समझ लेगा। लेकिन यही तो गलती है। गलती ये है कि ऑफस्प्रिंग का मतलब ही होता है संतान। अब ऑफस्प्रिंग्स एस लगाकर, ऐसा दुनिया में कोई शब्द नहीं होता है। तो देखो ग्रामर में ऐसा यूज करते हैं।
आपकी लिटिल नॉलेज का यूज करके ना आपको ऐसा सेंटेंस बना कर दे देंगे जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब आपको ये लग रहा होगा सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि ऑफस्प्रिंग का ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि अपना जो जनरल नॉलेज है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल की हेल्प लो सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए, या रनन मार्टिन से पढ़ो, तो थोड़ा बहुत जो है आप उसका सिंगुलर प्लूरल आप याद कीजिए, और जो अच्छे है वो मैं इस वीडियो में आपको बताते चल रहा हूं ना। अब ऑफस्प्रिंग पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया ना। नहीं पता था कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं आने में दिक्कत नहीं है, नहीं आते रहने में दिक्कत है। तो आपको ऑफस्प्रिंग का ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता, ये नहीं पता था, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, अब जान लो। पॉइंट आया समझ में? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे इस वाले नॉलेज के हिसाब से, हमारी इस वाली नॉलेज के हिसाब से टू के बाद में जो नाउन है वो प्लूरल होना चाहिए था, वो चीज वो सही कर रहा था, ठीक है। वो आपके इस नॉलेज का गलत फायदा उठा रहा था, लेकिन बिकॉज वी हैव सुपीरियर नॉलेज, तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ऑफस्प्रिंग का ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता है, ऑफस्प्रिंग का ऑफस्प्रिंग ही रहता है, चाहे 1 2 3 चाहे 100 लगा लो ऐसे, ठीक है। जैसे मैंने इसके पहले वाले एग्जांपल में लिया था ना, वहां पे 50 लगा हुआ था, है ना, मैंने आपको बताया था 50 लगा हुआ था भाई, याद आ रहा है आपको 50, और फिर शीप था वहां पर, तो मैंने वहां पर भी तो शीप का शीप्स नहीं किया था, याद है आपको, वहां पर भी तो मैंने शीप का शीप्स नहीं किया था, शीप ही रहने दिया था, भले ही वहां पर 50 क्यों ना लगा हो। तो वो वाली चीज बता रहा हूँ, कुछ शब्द ऐसे होता है जिनका प्लूरल नहीं बनता है, जैसे फिश का फिश, है ना, जैसे शीप का शीप, वैसे ही ऑफस्प्रिंग का ऑफस्प्रिंग ही रहता है, गलती है यहाँ पर, थर्ड पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 19। बच्चे लोग बने रहना, मजा आ रहा है एकदम सॉल्व करने में, मेरे को तो बढ़िया लग रहा है। चलिए नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन 19। आई नो दैट ही हैज 3 इश्यूज, 2 daughters and a son। वो कह रहा है कि मुझे पता है कि उसके, वो ऐसा कहना चाहता है, मुझे पता है कि उसके 3 बच्चे हैं जिसमें 2 लड़कियां और 1 लड़का है, वो ये सेंटेंस में कहना चाहता है, लेकिन उसने क्या कह दिया, इश्यूज। अब बात को समझो, ये इश्यूज क्या होता है पता है? तुम कभी कभी किसी पूछते हैं, कैसे कभी कभी आप ये कहते होगे ही हैज सेवरल इश्यूज, उसके पास ना बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, काम करता नहीं है, बहुत सारी मुद्दे हैं उठाने के लिए, है ना। तो ये जो इश्यूज है ना मुद्दों के सेंस में यूज होता है, लेकिन मुझे कहना है कि उसके बच्चे हैं, उसके संतान है, यहाँ पर कह रहा है ना ही हैज 3 इश्यूज, 2 daughters and a son, है ना। तो मेरे को संतान के सेंस में कहना है, तो संतान जो है ना बच्चे लोग इशू के सेंस में यूज होता है। इशू का मतलब होता है संतान। सर इशू भी तो एक वर्ड होता है ना, जैसे कहते हैं व्हाट इज योर इशू, ये भी होता है ना। हाँ बिल्कुल, इस इशू के 2 मायने, एक तो वही मुद्दा और एक है संतान। अब यहाँ पर सेंटेंस में किस टोन में आपको समझना पड़ेगा, ये सेंटेंस में संतान की टोन में है, गॉट इट। और अगर संतान के सेंस में यूज हुआ ना, बच्चे के सेंस में यूज हुआ ना, तो इशू का प्लूरल इशूज नहीं होता है, इशू का इशू ही रहता है। जैसे इसके पहले वाले में ऑफस्प्रिंग का ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता था, ऑफस्प्रिंग का ऑफस्प्रिंग ही रहता था, वैसे ही इसमें अगर इशू संतान के सेंस में यूज हुआ तो इशू का इशू ही रहेगा। अगर मुद्दों के सेंस में यूज हो रहा होता तब इशूज सही होता, लेकिन सेंटेंस का जो टोन है आपको वो समझना, मैंने आपको बताया कि इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए कोई भी एरर निकालने के लिए। तो अंडरस्टैंडिंग मेरी ये कहती है कि संतान के सेंस में आपको यूज करना है इस इशू वर्ड को, जिसमें उसका प्लूरल फॉर्म पॉसिबल नहीं है। गलती है कि उसने एस लगा दिया, ऑप्शन टिक करूंगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है द सराउंडिंग ऑफ दिस म्यूजियम अट्रैक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम द अदर प्लेसेस। वो कह रहा है कि जो ये जो म्यूजियम है, इसके जो आसपास की जो जगह है वो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करती है, ठीक है भाई, जो अलग अलग जगह से आते हैं। ये सेंटेंस का मतलब था। अब जरा बात को समझना, सराउंडिंग वर्ड होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर आपको माहौल के सेंस में कहना है, चारों तरफ की जगह के सेंस में कहना है, माहौल के सेंस में, तो उसके लिए क्या वर्ड होता है, सराउंडिंग्स वर्ड होता है, ठीक है। सराउंडिंग्स मतलब कि इस म्यूजियम का माहौल इतना अच्छा है कि वो दूर दूर से, मतलब अलग अलग जगह से बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है, गॉट इट। तो यहां पर एस में क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मेरे को माहौल का सेंस लाना है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट वाले पार्ट में एरर था। Question number 21. A pair of goggle was bought from the market for Vikas, making him fit to a gentleman. वो कह रहा है कि विकास के लिए हमने एक पेयर ऑफ गॉगल खरीदे हैं ताकि वो जेंटलमैन लग सके, मतलब स्मार्ट लग सके, ठीक है भाई। गॉगल वही जो अपन पहनते हैं, स्पेक्टिकल्स। अब जैसे स्पेक्टिकल्स
एस लगाकर आता है चश्मा के सेंस में, वैसे ही गॉगल्स वर्ड होता है बच्चे लोग, गॉगल नहीं होता है, गॉगल्स इज राइट वर्ड जिसका मीनिंग होता है चश्मा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उसने एस नहीं लगाया था, वही उसकी गलती थी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22 कहता है, बने रहना, मजा आ रहा है एकदम, सुनते जाओ इत्मीनान से। इंटरव्यूज फॉर द पोस्ट ऑफ एसबीआई क्लर्क्स विल बिगिन फ्रॉम सैटरडे। वो कह रहा है कि एसबीआई क्लर्क्स की जो पोस्ट के जो इंटरव्यू होंगे वो सैटरडे से शुरू होंगे, कोई एरर नहीं है, नो एरर, एकदम सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है 5 summons have been issued by the High Court but he has not turned up yet। अब जरा बात को समझना, आपकी वही वाली नॉलेज इसमें यूज आएगी। मैंने आपको क्या बताया था इसके पहले, 1 पेन होता है, ठीक है, लेकिन 2 PENS होता है, वैसे ही 3 PENS होता है। पॉइंट आ रहा है समझ में, क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? तो जब गिनतियां 2 3 4 5 होती हैं तो हमेशा नाउन कैसा लगाना होता है, आपको प्लूरल लगाना होता है। केवल 1 के साथ में नाउन सिंगुलर होता है। यही आपके नॉलेज थी जो मैंने इसके पहले वाले कंटेंट आपसे शेयर किया। तो मेरी नॉलेज ये कहती है कि जब गिनतियां होंगी ना तो आपका जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। यहां पर गिनती लिखी हुई कि नहीं लिखी हुई है? दिस इज द 5, पॉइंट आ रहा है समझ में, 5 गिनती है, तो इसके बाद का जो नाउन है दिस इज द नाउन जो कि प्लूरल होना चाहिए। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको कहा था, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। समन्स मतलब होता है कोर्ट से जब आपका बुलावा आता है ना पेशी के लिए, उसको बोलते हैं समन्स, एग्री। और इसका प्लूरल जो होता है ना मतलब होता है समन्सेस। सीन आ गया समझ में? तो उसको प्लूरल लिखना चाहिए था, उसने सिंगुलर लिख दिया, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, गलती थी उसमें, 5 के बाद में नाउन प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल होगा समन्सेस। वीडियो के शुरू में एक टेबल बना के दिया था, जरा जाके देखिए उसमें, एग्री। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 कहता है, इन द लास्ट इलेक्शन द इलेक्टोरेट्स अपोज्ड द पॉलिटिशियन एंड पजल्ड देम। बोल रहा है कि आखिरी के चुनाव में जो वोटर्स थे उन्होंने पॉलिटिशियन का विरोध किया और उन्हें परेशान कर दिया। पॉइंट है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि वोटर कहते हैं कि हाँ हम लोग जो है इस पर्टिकुलर पार्टी को वोट देंगे, फिर जब वोट देने जाते हैं तो अचानक से जो है रिजल्ट ही कुछ और आ जाता है ना। तो सीन वैसे ही है, कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पर बीजेपी ही आएगी, लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आए तो कांग्रेस की सरकार बन जाती है। तो बिल्कुल वैसी वाली बात है। तो ये जो वर्ड है इलेक्टोरेट्स, ये इसने गलत यूज किया है। मैंने जब वीडियो की शुरुआत करी थी एक टेबल बना कर दिया था, मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आते हैं। मैंने कहा था कि इलेक्टोरेट का प्लूरल इलेक्टोरेट ही होता है, एस नहीं लगता है। तो गलती ये है कि इन्होंने एस लगा दिया, विच इज रॉन्ग। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 25। इलेक्टोरेट इन द सेंस वोटर्स, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन 25। द पेंडुला ऑफ दीज क्लॉक्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, हेंस शी हैज डिसाइडेड टू सेल देम। बोल रहा है कि इन घड़ियों का जो पेंडुला है, वो जो लोलक होता है ना जो टिंग टोंग करके बजता है, उसकी बात चल रही है। वो तो घड़ियों का जो पेंडुला है वो सही से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उसने इसको बेचने का निर्णय ले लिया। ठीक है भाई, एकदम सही बात है भाई, पेंडुला कभी कभी काम नहीं करता है। तो ये पेंडुला का जो सिंगुलर फॉर्म है वो है पेंडुलम, एग्री। तो भाई पेंडुलम का प्लूरल पेंडुला नहीं होता है। जैसे एजेंडम का एजेंडा, किसी बच्चे को याद आएगा, मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, तो उसका वो मिसयूज कर रहे हैं, आपकी नॉलेज से गलत फायदा उठा रहे हैं। वो बच्चे लोग सोचेंगे जैसे एजेंडम का एजेंडा हो गया तो पेंडुलम का पेंडुला हो जाएगा। नहीं, पेंडुलम का पेंडुला नहीं होता। हाँ, एजेंडम का एजेंडा होता है, लेकिन पेंडुलम का पेंडुला नहीं, पेंडुलम का पेंडुलम्स होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पेंडुलम्स होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 1 में गलती थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एग्री। तो आई होप कि आप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से नाउन पर एरर आते हैं। गॉट इट? मैंने अच्छा खासा इस पर अपना समय दिया बच्चे लोग। पेशेंस के साथ इस वाले वीडियो को पूरा सुनना, एक बार नहीं आया समझ में 2 बार सुनना। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पक्का आएंगे और आपको ऐसे सीखना है। गॉट इट? जल्दी मिलते हैं बहुत सारे नए कंटेंट्स के साथ। दिस इज राकेश चलरेजा साइनिंग ऑफ।